जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के पहले मॉडल पेपर के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की क्लास के अंदर है वो अपन मॉक टेस्ट फर्स्ट कवर करने वाले हैं। फुल पेपर सॉल्यूशन करेंगे जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें आपको 25 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलेंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के देखने को मिलेंगे, 20 क्वेश्चन है वो आपको जीके के देखने को मिलेंगे और 30 क्वेश्चन है वो आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। कंप्लीटली आपका एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये मॉडल पेपर रहेगा, तो बने रहेगा हमारे साथ। आपके लिए ये क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, तो सभी के पास एक बार क्लास को शेयर कर दें। और जो भी चैनल पर नया है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रहा हूं, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी, एएलपी और एनटीपीसी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है भी, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी हमारी क्लास का आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी 2400 रुपए की कोई धनराशि है वो 20 मार्च 2019 से और 31 मई 2019 तक 6.1/4% की वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त की जाती है। सो साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। देखो भी इसके अंदर आपको तारीख दे रखी है 20 मार्च से 31 मई 2019, तो इसमें आपका 20 भी काउंट होगा साथ में, और साथ में इसमें आपका 31 भी वो भी काउंट होगा भी, ठीक है, क्योंकि 20 को उसने उधार लिया था और 31 तक उसने उधार लिया था, तो 31 तक है वो काउंट होगा। अब देखो भी मार्च है वो 31 का होता है, तो 20 और 20 साथ में काउंट करोगे आप तो टोटल दिन कितने हो गए 20, और आगे आपका 11 और बच गया तो टोटल 12 हो गए। 12 प्लस में 30 आपका अप्रैल हो गया और 31 है वो आपका मई हो गया, तो टोटल आपके पास में दिन हो गए 73, ठीक है। अब यहां पे 73 दिन हो गए, तो वही फॉर्मूला लगा दो भी, 2400 रुपए मूलधन है इंटू समय कितना है 73/365, 73/365 और इंटू यहां पे आपके पास में 6.1/4 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 25/4, 25 अपॉन में 4, और प्रतिशत का निशान हटाओगे तो यहां पे लगाओगे नीचे 100, 20 से 20 कैंसिल कर दो भी, और ये आपका कट जाएगा 25, 5 से काट दो, 5 5 25, और ये हो जाएगा आपके पास 5 7 35 और 5 3 15, यानी 73 से 73 कट जाएगा, और 6 से आप 4 से 6 बार काट दो, 5 6 30, तो 30 रुपए है वो आपका इसका क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। साथ साथ में आप अपना ऑप्शन है वो करेक्ट करते चलें अपनी बुक के अंदर, और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना भी आपके 100 में से कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो भी यदि x/171 बराबर है 76/x, तो आपको बताना है x का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। तो देखो भी इस प्रकार से लिख सकते हैं x/171 बराबर में 76/x, 76/x। तो यहां से आपके पास में वज्र गुणा करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में 2x बराबर में 171 इंटू 171 इंटू आपके पास में क्या बन जाएगा भी 76, ठीक है। अब x का x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो x का स्क्वायर आएगा भी, ठीक है, x का स्क्वायर आएगा। अब देखो भी x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, x बराबर हो जाएगा 171 को मैं क्या लिख सकता हूं, 171 को मैं लिख सकता हूं 19 इंटू 9, और यहां पे आपके पास में 76 को मैं 19 इंटू 4 लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा भी, तो 19 2 बार आया है तो एक बार बाहर आ जाएगा भी, 9 है वो 3 के रूप में बाहर आ जाएगा, और 4 है वो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 19 सिक्के कितने होते हैं 6 5 30, 6 निम 54, 5 और 6 कम 6 और 5 11, यानी 114 आ जाएगा भी इसका आंसर। तो आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अब देखो आपको पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है 3 नंबर क्वेश्चन में भी सांख्यिकी के वर्ग अंतराल 16 से 20 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करो। अब वर्ग चिन्ह होता है इसकी मिड वैल्यू ज्ञात करनी होती है भी, यानी 16 और 20 की मिड वैल्यू क्या है वही आपका क्या होता है वर्ग चिन्ह होता है भी। तो दोनों को जोड़ दो आप, देखो 16 प्लस में 20, 16 प्लस में 20,
तो यहां पे आपके पास में अपोन करोगे 2, तो आपका 16 और 20 36, 36 अपोन में 2 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा 18। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 18 हो जाएगा। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी एक तार को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के रूप में है को मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अब मेरे को यह बताओ भी वर्त की जो परिधि है उसके बराबर वर्त की परिधि होगी भी, जो यहां पे जो वर्ग की परिधि है वो बराबर होगी वर्त की परिधि के, वर्त के परिधि के बराबर होगी। तो इसके अंदर है वो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो वर्त की परिधि क्या हो जाएगी। तो वर्त की परिधि इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर, परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 22/7 × 14, तो ये आप 2 बार कट कर दोगे तो 22 चौके 88 होते हुए, तो 88 सेंटीमीटर है वो इसकी परिधि आ गई। अब देखो भी वर्त की परिधि है वो वर्ग की परिधि के बराबर होगा, तो भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 88 अपोन में 4, यानी वर्ग की भुजा 4 होती है, तो 4 का डिवाइड कर दोगे तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 22। तो 22 है वो वर्ग की क्या आ जाएगा, वर्ग का भुजा आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, क्योंकि 3 नंबर ऑप्शन 22 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है भी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी 3 व्यक्तियों की आयु का जो अनुपात है वो 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 वर्ष थी, तो उनके सबसे बड़े व्यक्ति की आयु आपको ज्ञात करनी है। अब इसके अंदर देखिएगा किस प्रकार से सोल्व करेंगे इसको भी। 4, 7 और 9, मैंने उनकी आयु मान ली भी 4 है, 4x है, 7x है और 9x है, उनकी आयु मान ली। हमारे अनुसार इसका योग कितना आ रहा है, तो हमारे अनुसार इसका योग 9 और 4 13, 13 और 7 20, यानी 20x है वो हमारे अनुसार इसका योग आ रहा है। लेकिन ये बोल रहा है भी 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 थी, भी 8 वर्ष पहले थी। अब वर्तमान में लेके आएंगे तो 8 3 व्यक्तियों की है, तो तीनों की 8-8 वर्ष अब जुड़ेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया भी वर्तमान में उसकी आयु का योग कितना हो जाएगा 56 प्लस में 24, क्योंकि 8 वर्ष इसकी जुड़ेगी, 8 वर्ष इसकी और 8 वर्ष इसकी, 8 या 24, तो यहां पे आपके पास में कितना हो जाएगा, और ये आपके पास में 80 हो जाएगा। यानी वर्तमान में उनकी तीनों की आयु का योग है वो पर्सन के अनुसार 80 है, हमारे अनुसार 20x है, तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। x का मान आपके पास में 4 आ गया। अब पूछा क्या है, तो सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा, 9 है, तो 9 चौका 36, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो इसने पूछा भी लुप्त संख्या ज्ञात करो। अब यहां से आपके पास में 5 में से 5 गया, 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 0 का क्यूब करोगे तो 0 ही आएगा। और 7 में से 3 गया, 7 में से 7 माइनस में 3 बराबर में 4, और 4 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा 64। इसी प्रकार से 8 में से यहां पे देखो भी 11 में से 8 जाएगा, तो आपके पास में मान कितना आएगा 3, और 3 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसी प्रकार से 8 में से 2 गया तो आपके पास में बचेगा 6, और 6 का आप क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट, अब इसने बोला भी z बराबर 26 दे रखा है इसने, ठीक है, ACT 48 दे रखा है, BAT का मान बताना है। देखो z आता है आपका 26 पे, और 26 का दुगुना कर दिया, z कितने पे आता है, 26 पे आता है, और 26 का इसने क्या कर दिया, z बराबर में 26, और 26 आपका आता है, z 26 पे आता है, 26 का इसने क्या लिख दिया 52 लिखा है, यानी दुगुना लिखा है। इसी प्रकार से ACT A आता है आपका 1 पे, तो इसको दुगुना करोगे तो 2, C आता है 3 पे, दुगुना करोगे 6, और T आता है 20 पे, 20 का दुगुना करोगे तो 40, सभी को जोड़ लो भी 6 2 8 8 40 48 48 लिख रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपके पास में ये आ जाएगा BAT, B आता है 2 पे, दुगुना करोगे 4, और A आता है 1 पे, दुगुना करोगे तो 2, और T आता है 20 पे, 20 का दुगुना करोगे तो 40, तो 40 और 2 कितने हो जाए 42, 42 और 4 46, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 46, जो कि डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो मान रख दो भी जिस प्रकार से 16 है। अब इसने क्या बोला भी 16 पी का क्या माइनस है, पी का अर्थ है माइनस, और उसके बाद में यहां पे 4 और क्यू का अर्थ है प्लस और 5, और एस का अर्थ क्या है भी, एस का अर्थ है मल्टीप्लाई 8, और आर का मतलब है डिवाइड 2, तो ये हो जाएगा 2 बार
2 से 4 बार कट गया अभी, और उसके बाद 4 5 20, 16 में से 4 जाएगा तो आपके पास में 12, 12 प्लस में ये हो जाएगा 8, 5 चौके 20, 5 चौका 20। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या आएगा, इसका 32 आ जाएगा भाई, इसका राइट आंसर 32 हो जाएगा भाई। ठीक है, 4 5 20, 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा भाई, तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, इसने बोला है भी यदि रानी के पिता, यदि रानी के पिता के चाचा, ये रानी है, आर से रानी है, और रानी का पिता है, ये लो ये पिता है रानी का। ठीक है, रानी के पिता और रानी के पिता का चाचा, ये रानी के पिता का चाचा है भी। ठीक है, आगे इसने क्या बोला है, अनूप के पिता के पोते हैं, यानी अनूप, ये अनूप है, और अनूप का पिता, अनूप का पिता का पोता है, अनूप के पिता का पोता है। यानी कहने का मतलब क्या है भी रानी का पिता और रानी के पिता का चाचा है ना, वो अनूप का पिता है ना, उसका पोता है। और आगे इसने बोला भी अनूप, अनूप है वो अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो ये अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी ये इसका बेटा होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा भी। यानी अनूप का बेटा कौन है, रानी के पिता का चाचा है। ठीक है, तभी अनूप के पिता का पोता होगा ये। अब इसने बोला भी अनूप का रानी के साथ में क्या संबंध है, अनूप ये है, अनूप का रानी के साथ में क्या संबंध है, तो देख लो भी, यानी रानी के पिता का, रानी के पिता का दादा कौन होगा, फिर रानी के पिता का दादा हो जाएगा कौन, अनूप, क्योंकि रानी के पिता का चाचा है ना वो अनूप का बेटा है। तो इसका मतलब ये हो गया भी रानी के पिता का बेटा कौन हो जाएगा, रानी के पिता का बेटा नहीं, रानी के पिता का दादा कौन होगा, अनूप होगा। और फिर रानी के क्या लगेगा, रानी के ये फिर परदादा लगेगा भी। ठीक है, यानी पिता का दादा बेटे के क्या लगेगा, परदादा लगेगा। तो यहां पे रानी के साथ में परदादा का ऑप्शन होगा, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे इसने देखो भी, इसने दे रखा है भी कुछ पेपर कलम है, तो मैं यहां पे डायग्राम बना लेता हूं भी। कुछ पेपर कलम है तो यहां पे पी से पेपर बना लो, और कुछ पेपर है वो कलम है तो के से कलम बना लो भी। यानी पेपर वाले डायग्राम को कलम वाला जो डायग्राम है वो कट करेगा, और सभी कलम है वो पेंसिल है, सारी की सारी जो आपकी कलम है वो किस में आएगी, फिर पेंसिल में आ जाएगी भी। तो पी सी से पेंसिल बना दो। ठीक है, आपका डायग्राम बन गया। अब देखो भी आपका निष्कर्ष यहां पे दे रखा है, निष्कर्ष क्या है भी, इसने बोला भी सभी पेंसिल कलम में आ रही है क्या, सारी की सारी जो आपकी पेंसिल है वो कलम के अंदर आ रही है क्या, नहीं आ रही तो कैंसिल करो इसको। आगे इसने बोला भी कुछ पेपर पेंसिल है क्या, कुछ जो आपके पी से पेपर है वो पेंसिल वाले डायग्राम को कट कर रहे हैं क्या, बिल्कुल कर रहे हैं भी। ये देखो ये वाला जो मैं डॉटेड लाइन कर रहा हूं ये आपका पेंसिल वाला है, वो पेन के अंदर आ रहा है भी, पेपर के अंदर आ रहा है, तो ये बात सही है। तो दूसरा सही है, इसके अंदर दूसरा सही है, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें दे रखा है भी उस आकृति का चयन करना है आपको जो कि फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्चर और बढ़ई को यहां पे निरूपित करता है। तो इसके अंदर है वो कौन सा डायग्राम आपका सही होगा वो बताना है। तो देखो भी, ये आपका जो बड़े वाला डायग्राम है ना, ये आपका डायग्राम बन जाएगा कौन सा, पेशेवर का। यानी सारे के सारे पेशेवर हैं, सारे के सारे हैं वो पेशेवर है, पेशेवर है। और आपका ये आपका फार्मासिस्ट का बन जाएगा, ये फार्मासिस्ट हो जाएगा, और ये आपका आर्किटेक्चर हो जाएगा। ठीक है, ए से आर्किटेक्चर, और ये आपका बी से बढ़ई हो जाएगा। तो यानी सारी की सारी जो पोस्टें है ना वो पेशेवर की है भी, फार्मासिस्ट वो भी पेशेवर में आता है, आर्किटेक्चर है वो भी पेशेवर में आता है, और आपका जो ये बढ़ई है वो भी पेशेवर में आता है भी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो इसने क्या बोला है भी, 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 वोल्टेज विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक 2 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य कितना है, यह आपको बताना है। देखो भी आपको पता है भी विभवांतर यानी कार्य पूछा है, तो W बराबर एक तो फॉर्मूला होता है F.D, तो यहां पे एक तो वर्क का फॉर्मूला ये होता है भी बल इंटू विस्थापन होता है, और दूसरा जो फॉर्मूला ये होता है भी W बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बराबर होता है W बराबर होता है VQ, V और Q, यानी V होता है विभवांतर और Q होता है कूलाम। यानी विभवांतर और कूलाम का मल्टीप्लाई ही क्या होता है, W होता है। तो यहां पे विभवांतर कितना आपके पास में 12 है, और यहां पे कूलाम कितने आवेश किए जा रहे हैं, तो कितने कूलाम, 2 कूलाम। तो आपका
राइट आंसर क्या बन जाएगा 12 दूनी 24 और W यानी कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है भी, तो 24 जूल हो जाएगा भी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी 24 जूल। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्त काल 0.02 सेकंड है तो उसकी आवर्ती क्या होगी। देखो भी आपको पता है भी आवर्त काल का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्त काल बराबर आवर्त काल है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, 1 आवर्ती के, यानी आवर्ती का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये फॉर्मूला बन गया आवर्त काल बराबर क्या होता है 1 आवर्ती। अब आपको आवर्त काल दे रखा है और आवर्ती पूछा है, तो आवर्ती बराबर क्या हो जाएगा, तो आवर्ती बराबर क्या हो जाएगा, आवर्ती बराबर हो जाएगा 1 आवर्त काल, 1 और अपॉन में आवर्त काल कितना है 0.02। अब पॉइंट यहां से हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 2 जीरो लग जाएगा भी, तो 2 से काटोगे 2 1 कम 2 और ये आपका 50। और आपको पता है भी आवर्ती को हर्ट्ज में मापा जाता है भी, HZ आवर्ती को हर्ट्ज में मापा जाता है, तो 50 हर्ट्ज आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने दे रखा है भी यदि एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु लेंस के सामने की कंडीशन पर रखी गई है। अब देखो भी उत्तल लेंस, आपका उत्तल लेंस है, आपको पता है भी उत्तल लेंस के अंदर टोटल कितनी कंडीशन बनती है, 6 कंडीशन बनती है। उन 6 कंडीशन में से एक कंडीशन है वो आपकी आभासी बनती है, एक कंडीशन आपकी आभासी बनती है और 5 जो कंडीशन है वो 5 कंडीशन वास्तविक बनती है। अब उन 5 कंडीशन में से एक कंडीशन ऐसी होती है भी जब वस्तु को आप लेंस की बात कर रहा हूं मैं, जिस प्रकार से लेंस है वो आपका ये इस प्रकार से लेंस होगा भी ये, ठीक है, और यहां से आपके पास में ये मुख्य एक्स है। अब देखो भी इधर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2f1 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f1, ये आपका f1 हो जाएगा फोकस और ये आपका 2f1 हो जाएगा, 2f1 हो जाएगा। और ये दूसरा पार्ट है तो यहां पे आपका ये हो जाएगा f2 और ये कितना हो जाएगा आपका 2f2 हो जाएगा। जब वो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वक्रता केंद्र का मतलब हो गया दर्पण के अकॉर्डिंग तो वक्रता केंद्र होता है, लेकिन लेंस के अकॉर्डिंग देखो तो जब वस्तु को 2f1 पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब है वो 2f2 के ऊपर बनता है, यानी जितनी दूरी ध्रुव से जितनी दूरी पर 2f है ना, 2f1 है, उतनी ही दूरी पे आपका 2f2 है भी, उतनी ही दूरी पर ध्रुव से 2f2 है, यानी समान दूरी पर जब वस्तु को 2f1 पे रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 2f2 के ऊपर बनता है और कैसा बनता है, वास्तविक और समान आकार का, समान साइज का बनता है। तो 30 सेंटीमीटर दूरी पे है वस्तु को 30 सेंटीमीटर यानी उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, यानी यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है, तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या है भी, वक्रता त्रिज्या क्या है समान है, तो ये 30 है तो ये भी 30 है, तो वस्तु को 30 सेंटीमीटर आपको सामने रखना पड़ेगा। दर्पण के अकॉर्डिंग देखें तो वक्रता केंद्र, यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पे ही बनता है और समान आकार का बनता है भी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखो अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सदैव होती है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है भी, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, mv स्क्वायर होता है भी। तो यहां पे द्रव्यमान तो कभी आपको पता है भी द्रव्यमान कभी भी नेगेटिव में नहीं होता भी, v यानी वेग है वो आपका नेगेटिव में हो सकता है, लेकिन यहां पे v स्क्वायर है, v स्क्वायर है, अगर v आपका नेगेटिव में है तो भी वो पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो याद रखना गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। उसके बाद में बात करते हैं आगे विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य में चालन होता है जब, विद्युत अपघट्य का मतलब समझते हो क्या आप, जैसे सीसा संचायक बैटरी है उसके अंदर अपन तेजाब का यूज करते हैं, किसका, H2SO4, ये आपका तेजाब होता है, सीसा संचायक सेल के अंदर, सीसा संचायक जो बैटरी होती है उसके अंदर यूज किया जाता है। अब विद्युत अपघट्य यही आपका क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है भी, ठीक है। अब इसके अंदर चालन कब होता है, जब सकारात्मक और नकारात्मक आवेश की गति होती है। सकारात्मक का मतलब हो गया पॉजिटिव और नकारात्मक का मतलब हो गया नेगेटिव। जब सकारात्मक और नकारात्मक आवेश की गति होती है तो विद्युत अपघट्य के अंदर क्या होती है,
चालन होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा भाई, यानी एनोड और कैथोड बोलते हैं जिसको, यानी प्लस को तो आप एनोड बोलते हैं और माइनस को आप क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी 1-2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो 3 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनाती है, तो प्रतिबिंब की कंडीशन आपको ज्ञात करनी है। अब इसके अंदर देखो भी, आपको पता है भी m बराबर क्या होता है, m होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बराबर होता है h डैश अपॉन में h बराबर होता है माइनस v अपॉन में u, ये फॉर्मूला होता है भी, ठीक है। अब यहां पे देखो भी 2 सेंटीमीटर ऊंची, h डैश क्या होता है, प्रतिबिंब का साइज, और h होता है बिंब का साइज, v होता है आपका प्रतिबिंब जो आपका बिंब प्रतिबिंब की दूरी, और u होता है बिंब की दूरी। तो यहां पे आपके पास में v तो ज्ञात करना है आपको, प्रतिबिंब कितनी दूरी बनाए ये बात तो आपको ज्ञात करनी है। तो यहां से आपके पास में 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है और 16 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बन रहा है, तो h डैश का मान 3 है और s का मान यहां पे क्या है, 2 है, ठीक है, और बराबर में माइनस। अब इसके बाद में यहां पे v तो आपको ज्ञात करना है और u आपको कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर दे रखा है, u आपको कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। अब यहां पे कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन नहीं करना भी आपको, 2 एकम 2, 2 8 16, 8 या 24, तो v का मान आपके पास में कितना आ गया, 24 आ गया भाई, v का मान है वो 24 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, तो 24 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा भाई। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुचिल जल प्रपात बनाती है, तो वो आपका राइट आंसर होगा वराही नदी। वराही नदी है वो कर्नाटक के अंदर वो कुचिल जल प्रपात बनाती है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, खेल से संबंधित किस व्यक्ति को प्योली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, तो पीटी उषा को प्योली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है भी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 12 से 16 जनवरी 2022 तक कहां आयोजित किया गया, तो वो आपका पुदुचेरी, यानी राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अब देखो भी, पुडुचेरी है ना, इसके बारे में थोड़ी सी 1-2 मेन चीजें हैं भी। पहली बात तो ये है भी, ये तीन आपके राज्यों से मिलकर बनाए भी, 3 राज्य आते हैं इसके अंदर। कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, तो एक तो आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है, एक आपका तमिलनाडु आ जाता है, और तीसरा है वो आपका केरल आ जाता है भी, केरल। और इसके अंदर वो कितने जिले आते हैं, तो जिले हैं वो आपके 4 आते हैं भी। पुडुचेरी के अंदर 4 जिले आते हैं, पहले इसका पांडिचेरी नाम था, 2006 के अंदर वो इसका पुडुचेरी नाम रखा गया भी, ठीक है। अब 4 जिले आते हैं, यमन, कराईकल, यमन है, यमन कहां से लिया गया, तो आंध्र प्रदेश से, यमन आपका आंध्र प्रदेश से लिया गया है। तमिलनाडु से कौन कौन से लिए गए हैं, तो एक तो आपका कराईकल और एक आपका पुडुचेरी, और केरल से आपका कौन सा लिया गया है, तो केरल से महे या फिर माहे बोल दो, यमन, कराईकल, माहे और पुदुचेरी, तो यहां पे ये माहे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे जो जो आपका भारत के अंदर सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो यही है भी माहे, जो कि आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो इसका क्षेत्रफल है भी, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, यहां पे 21 नंबर क्वेश्चन है भी, √5 प्लस में, और यहां पे रूट और x और यहां पे 3 लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी क्यूब है। अब देखो भी इसको सोल्व कैसे करेंगे, जिस प्रकार से आपको दे रखा है ये 5 और प्लस में यहां पे ये इसका क्यूब के रूप में x और ये इसका क्यूब के रूप में भी यहां पे, ठीक है, और बराबर में क्या है, 3 है। दोनों ओर में स्क्वायर कर दूं, दोनों ओर स्क्वायर कर दूंगा तो ये ऊपर वाला रूट है वो हट जाएगा और ये 9 बन जाएगा भी। तो आपके पास में ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 और ये आपके पास में x, यानी 5 प्लस में 3x और बराबर में ये 9 बन जाएगा। ये 5 है, इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 9 में से 5 जाएगा, 9 में से आपका 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो आपके पास में 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3x और इक्वल में आपके पास में 4। अब मैं क्या कर दूं, दोनों ओर घन कर दूं भी, दोनों ओर क्यूब कर दूं, तो दोनों ओर क्यूब करूंगा तो यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा, x है वो बाहर आ जाएगा भाई, इस क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा x, तो x बराबर में आपके पास में क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा भाई। तो आपका यहां पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन आपके पास में, अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं 52 और ये 5 और ये आपके पास में
कर दूं, यहां से आप थोड़ा सा इसको चेंज करना है भी, इसको ऑप्शन को चेंज कर लो यहां से, ठीक है, ऑप्शन को चेंज करोगे। अब इसके अंदर देखो भी ये आपके पास में ऑप्शन है इसके। अब यहां पे 10 आंकड़ों का औसत है वो कितना दे रखा है आपको, 55.5 दे रखा है। पहले 3 आंकड़ों का औसत है वो 48 दे रखा है। अगले 4 आंकड़ों का औसत है वो 58 दे रखा है। और आगे इसने क्या बोल रखा है भी, 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 11 कम है और 10वें आंकड़े से 1 कम है। तो यहां पे 8वां आंकड़ा बताना आपको क्या होगा। देखो भी पहले 10 आंकड़ों का जो औसत आपको दे रखा है 55.5 दे रखा है, तो योग कितना हो जाएगा, इसका योग है वो कितना हो जाएगा, तो योग आपके पास में हो जाएगा कितना, 555 हो जाएगा, 555 इसका योग आ जाएगा। उसके बाद 3 आंकड़ों का औसत 48 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो 48 इंटू 3, 48 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 8 या 24 और 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, यानी 144 आ जाएगा। फिर आगे इसने दे रखा है भी 4 आंकड़ों का औसत है वो 58 है भी, 4 आंकड़ों का जो औसत है वो कितना हो जाएगा आपके पास में 58 हो जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा, तो ये 8 चौका 32 और ये हो जाएगा आपके पास में 8 चौका 32, 20 और 3 कितने हो जाएंगे भी, 20 और 3 23, यानी 232। अब ये आपके पास में टोटल कितने आंकड़ों का औसत है, तो ये आपके पास में टोटल 7 आंकड़ों का औसत है भी। तो 7 आंकड़ों का औसत है वो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 356। अब 356 है वो आप बाहर निकालो किससे, 555 से, तो आपके पास में 3 आंकड़ों का योग बचेगा भी। तो ये 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहां पे आपके पास में 14 में से 7, ये 7 होगा भी, यहां पे ये हो जाएगा आपके पास में 3 और 4 7, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7 बचेगा। और उसके बाद में 5 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी 179। 179 क्या आ गया, 179 है वो आपके पास में योग आ गया किसका, 3 आंकड़ों का योग आ गया। अब इसने क्या बोला है भी, 8वीं जो संख्या है ना वो 9वीं से, तो 8वीं संख्या से 9वीं जो संख्या है 9वां आंकड़ा है वो 11 अधिक है और 10वां है वो 1 अधिक है भी। तो मैं 8वें आंकड़े को x मान लेता हूं, तो 9वां जो आंकड़ा है वो 11 अधिक है, तो 11 x + 11 हो जाएगा, और 10वां आंकड़ा है वो 8वें से 1 अधिक है, तो ये लो 1 अधिक कर दिया। तो यहां पे आपके पास में कितना हो जाएगा, हमारे अनुसार इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, तो 3x + में 12 और बराबर में उसके अनुसार कितना है, तो 179 है। तो 3x बराबर में कितना हो जाएगा, 12 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भी, तो ये आपके पास में बचेगा 7, और यहां पे आपके पास में मान कितना आ गया, ये आ जाएगा, यानी 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 7 में से 1 जाएगा तो 6 और ये 1, 167। उसके बाद में x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 3 5 15 बच गया, 1 17, 3 5 15 बच गया, 2 20 और 3 6 18, तो लगभग 55.6 आ जाएगा भी, 55.6 आ जाएगा। तो x आपने माना क्या था, 8वां आंकड़ा माना था भी, तो 8वां आंकड़ा कितना आ जाएगा आपके पास में 55.6 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट है भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब ये बोला गया है भी, अभाज्य संख्याओं के समूह का मैसअप है, यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा, ये ज्ञात करना है भी। कोई भी अभाज्य संख्या है, जैसे मेरे पास में अभाज्य संख्या 2 और 3 है, तो इसका मैं आपसे पूछूं भी एचसीएफ कितना है, तो इसका एचसीएफ है वो हमेशा 1 होगा, यानी कोई भी अभाज्य संख्या है उन सभी का एचसीएफ है वो हमेशा 1 ही होता है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, एक नाव 30 घंटे में 270 किलोमीटर नदी के बहाव के साथ जाती है और 29 घंटे में 203 किलोमीटर बहाव के विपरीत आती है, तो पानी की गति ज्ञात कीजिए किलोमीटर पर घंटा में। आपको पता है भी, जब नाव है वो नदी के बहाव के साथ में जाती है, नदी के बहाव के साथ में जाती है, तो आपकी जो सापेक्ष चाल है वो x + y हो जाती है, और नदी के विपरीत दिशा में जाती है। अब बहाव के विपरीत दिशा में अगर नाव जाती है तो आपकी जो सापेक्ष चाल है वो x - y आती है। अब यहां से आपके पास में देखो भी, नदी के बहाव की दिशा में 270 किलोमीटर 30 घंटे में कवर करती है, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी आपके पास में 270/30, तो यहां से आपके पास में 9 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी भी, 9 किलोमीटर पर घंटा। उसके बाद में यहां पे विपरीत दिशा में 203 किलोमीटर जाती है 29 घंटे के अंदर, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में 7 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। अब आपके पास में x + y का मान 9 किलोमीटर पर घंटा आया है और x - y का मान आपको 7 आया है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको पानी की गति
ज्ञात करनी है। पानी की गति है वो नाव से कम होती है, भी नाव की गति ज्यादा होती है पानी से, और पानी की गति है वो नाव से कम होती है। तो एक बार तो आप जोड़ करके आधा करोगे ना, तो आपके पास में किसका आ जाएगा, ज्यादा मान आएगा, यानी वो आपका नाव का आएगा। और घटा करके आधा कर दो तो आपके पास में पानी का आ जाएगा। तो घटा करके आधा करोगे तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 का आप आधा करोगे तो आपके पास में 1 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो नेक्स्ट। अब इस को मैं थोड़ा सा इस रूप में लिख देता हूं भी, ये यहां पे इस प्रकार से है a+10 और अपॉन में b और माइनस में ये है a/b, बराबर में आपको क्या दे रखा है, 10/7 दे रखा है, 10/7 दे रखा है। आपको यहां पे मान ज्ञात करना है a/b का। देखो भी ये सोल्व कर लो पहले, आप ये सोल्व करोगे तो यहां पे b आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो ये बन गया a+10 माइनस में a बराबर में 10/7। तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। अब यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, 10 से ये 10 कट जाएगा, ये 10 है और ये 10 है, कट गया। तो आपके पास में b का मान कितना आ गया, b का मान आपके पास में 7 आ गया। b का मान है वो 7 आ गया। आपको दे रखा है भी a बराबर क्या है, b-3 है। भी a बराबर क्या है, तो a का मान आपको यहां से मिल जाएगा। a का मान क्या है, b-3 है, b का मान 7 है, -3, तो आपका a का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पूछा क्या इसने, a/b पूछा है, तो a का मान 4 है और b का मान 7 है, तो 7/4 जो कि आपका 4/7 जो कि 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, आगे इसने क्या पूछा है, आगे यहां से पूछा है भी जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं, जो फुटबॉल के साथ साथ में यानी तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो तीनों के अंदर कॉमन है वो आपका एस है ना, वो तीनों के अंदर कॉमन है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा भी, यानी फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलता हो, तो आपका एस हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आगे देखो भी अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है भी कथन दे रखा है और आपको बताना भी कौन सा निष्कर्ष सही है। तो कथन ये है भी कथन ये है भी नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है। भी नौकरी के लिए न्यूनतम जो योग्यता वो क्या है, स्नातक है, और हालांकि स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, इसने ये बोला है। ठीक है, यानी न्यूनतम की नौकरी के लिए न्यूनतम जो योग्यता है वो तो स्नातक है, लेकिन स्नातक का जो अंतिम वर्ष चल रहा है ना, वो भी क्या है, इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या है, तो सभी उम्मीदवार जो स्नातक होने वाले हैं वे चयनित उम्मीदवारों की सूची में होंगे। बिल्कुल सही है, भी इसने दे रखा है भी जो स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार भी क्या है, आवेदन कर सकते हैं। चयनित का मतलब क्या होता है, चयनित का मतलब होता है भी चुनने की लिस्ट के अंदर भी आपको किस किस को चुनना है, उसकी लिस्ट के अंदर वो होता है चयनित। न्यूनतम योग्यता स्नातक होने की वजह से उम्मीदवार चयनित उम्मीदवारों की सूची में होंगे, तो वो भी, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के दोनों सही है, भी दोनों के दोनों सही है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। भी दोनों निष्कर्ष सही है यहां पे। आगे देखो नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपको बताना है भी कौन सा है वो इन पांचों में से असंगत है। तो यहां पे देखो, इसमें 3 पंखुड़ियां हैं, इसमें भी 3 पंखुड़ी है, इसमें 4 पंखुड़ी है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो आपका सी है ना। सी कौन से में आ रहा है, तो डी ऑप्शन में आ रहा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला है यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक मध्यांक में से 4 घटा दिया जाए तो फिर 4 मध्यांक का मतलब होता है बीच वाली संख्या से, और फिर शेष अंकों के स्थानों को व्युत्क्रमित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक मध्य संख्या का प्रथम अंक होगा। अब मध्य संख्या तो आपकी ये है, भी मध्य संख्या जो बीच की संख्या है वो तो आपकी ये है, और इसमें क्या करना है भी 200 आपके पास में 84 है। मध्यांक में 4 घटाना है आपको, मध्यांक में 4 घटाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा भी 8 में से 4 गया 4। अब क्या करना है भी, अब आपको क्या करना है, जो अंकों को, शेष जो अंक है उसके जो स्थान है उसको व्युत्क्रम करना है, यानी उल्टा करना है। तो 4 यहां पे है तो आपका 4 यहां पे आ जाएगा, 2 यहां पे है तो आपका 2 यहां पे आ जाएगा। भी अब ये संख्या बन गई। अब इसने पूछा है भी मध्य संख्या का प्रथम अंक क्या होगा, तो प्रथम अंक 4 है, भी यहां पे प्रथम अंक क्या होगा, 4 होगा, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कथन दे रखा है भी वह दुनिया की श्रेष्ठतम इंजीनियरों में से एक है, वह दुनिया की श्रेष्ठतम इंजीनियरों में से एक है। अब निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं अपन, दुनिया में और भी श्रेष्ठतम डिजाइनर है क्या, भी दुनिया के श्रेष्ठतम डिजाइनरों में से एक है वो। तो दुनिया में और भी श्रेष्ठ
अच्छे डिजाइनर है क्या? बिल्कुल है भी। इसने बोला है भी दुनिया के जो भी श्रेष्ठ डिजाइनर है उसमें से वो एक है, तो इसका मतलब और भी डिजाइनर है वो श्रेष्ठ है, अच्छे हैं, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा देखो, यह दूसरे डिजाइनरों में तीसरे नंबर पर आता है। ये आपको स्टेटमेंट में कहीं पे भी बोला गया है भाई दूसरे पे आता है या फिर तीसरे पे आता है, नहीं बोला गया तो इसको कैंसिल करो। तो इसका मतलब क्या है? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है, अब इसके अंदर देखो भी यहां पे ये क्वेश्चन हमने कर लिया क्या? ये क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो यहां से आपके पास में ये बचा है 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें बोला गया भी एक व्यक्ति बिंदु ए से शुरू करके पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है भी। तो मैंने मान लिया भी बिंदु ए आपका यहां पे है और इससे शुरू करके 4 किलोमीटर है वो कहां पे चलता है? ये पूर्व की ओर चलता है और उसके बाद में दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर मुड़ेगा भी, तो ये लो दाईं ओर मोड़ दिया और 2 किलोमीटर चलता है, तो ये लो 2 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो ये लो दाईं ओर मोड़ दिया और हमने 3 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, उसके बाद में इसने बोला है भी एक बार फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, 8 किलोमीटर चलता है, तो ये लो 8 किलोमीटर चला दिया हमने। ठीक है, उसके बाद में वह फिर पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है, तो ये लो हमने पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चला दिया। पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चला दिया, ये 7 किलोमीटर। और वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर मुड़ेगा भी। ये टोटल आपके पास में देखो ये 2 किलोमीटर है, यानी ये जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है, तो ये भी 2 किलोमीटर होगी। तो ये ऊपर वाली फिर शेष कितनी बची? तो टोटल 8 थी, उसमें से 2 नीचे आ गई तो 6 ये बचेगी। तो इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम सीध में आ जाएगा भी। यहाँ पे ये 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो इस साइड में 3 किलोमीटर चल जाएगा भी। अब इसने पूछा भी ए और बी, यहाँ पे बी स्थान पे आके रुक जाता है, तो ए और बी के मध्य की दूरी बतानी है। ये देखो ये टोटल दूरी कितनी है आपकी? ये टोटल दूरी 4 है। अब ये टोटल दूरी कितनी है? तो ये टोटल दूरी आपके पास में 7 है और ये टोटल दूरी कितनी है? तो ये आपके पास में 3 है। इसका मतलब ये होगा भी अगर मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन करूं तो ये आपका 3 किलोमीटर की दूरी होगी, ये आपके 3 किलोमीटर है, तो ये कितनी बचेगी? 4। तो इसका मतलब ये बीच वाली जो संख्या है, बीच वाली जो लाइन है, ये कितनी होगी? 4 किलोमीटर की होगी। अब देखो भी 4 तो ये आपकी और 4 ही आपकी ये है, 4 और 4 8 और 8 और 3 आपकी ये है, 8 और 3 11, तो टोटल 11 किलोमीटर। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक 2 आवेश प्रारंभ में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और उन्हें तब तक दूर किया जाता है जब तक उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर नहीं हो जाती। उनके बीच का बल अब घटकर हो जाएगा जिसका गुणक से वह है। अब देखो भी आपको पता है भी F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है कोई 2 द्रव्यमान है M1 इंटू M2। अब इनके बीच का जो बल है, यानी 2 द्रव्यमान आपके पास में, एक तो M1 और एक M2 है, तो जो आपका बल है वो द्रव्यमान के कोई 2 वस्तु है A और B, ये 2 वस्तु मान लो भी आप। ठीक है, ये आप 2 वस्तु मान लो, ये A वस्तु मान लो और ये B वस्तु मान लो। अब दोनों वस्तुओं की, इसका द्रव्यमान M1 और इसका द्रव्यमान M2 है। अब बल क्या होगा? बल है वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान का समानुपाती होगा भी, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होगा। लेकिन उनकी जो बीच की दूरी है, उनकी जो बीच की दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा भी, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इसने क्या किया भी, ये आपके क्या है? F1 पहला बल है और ये आपका F2 दूसरा बल आ जाएगा भी। अब पहले बल के अंदर क्या है? पहले बल के अंदर है वो 2 सेंटीमीटर थी उनके बीच की दूरी, तो मेरे को ये बता दो भी 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। F2 इसके नीचे है। अब उसने क्या कर दिया भी, अब उसने उनके बीच की दूरी है वो 6 सेंटीमीटर कर दी। पहले 2 थी, अब उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर कर दी। तो 6 सेंटीमीटर करोगे तो यहां पे 1/6 आएगा, तो वो आपका ऊपर चला जाएगा भी। तो ये यहां पे मल्टीप्लाई में क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 6/1 लिख सकता हूं। 1 लगाओ नीचे या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ये स्क्वायर हो गया। अब आपका F1 अपॉन में ये F2, यानी ये पहले वाला बल है जब 2 सेंटीमीटर बीच की दूरी थी, ये दूसरे वाला बल है जो उसके बीच में क्या है? 6 सेंटीमीटर की दूरी है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास में? 4।
2 का स्क्वायर है वो 4 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 निम 36। तो ये आपके पास में वज्र गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा F1, यानी पहले वाला जो बल था वो 9F2 के बराबर होगा। भी 9F2 के बराबर होगा, तो इसने यही पूछा है भी घटकर के क्या हो जाएगा। भी घटकर के देखो भी पहले वाला जो बल है ना वो आपका दूसरा जो बल है, दूसरी कंडीशन के अंदर जो बल है उसके एक प्रकार से 9 गुना हो गया। अभी ठीक है, तो यहां पे 6 सेंटीमीटर की जब दूरी करोगे बीच की दूरी, तो वो घट जाएगा, भी बल घटेगा, बल घटेगा। तो यहां पे आपका F1 बराबर 9F2 हो जाएगा। तो ये किस का गुणक हो जाएगा, तो ये 9 का गुणक हो जाएगा। भी 9 का गुणक हो जाएगा घट करके, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे इसने क्या बोला, भी किसी बिंदु पर द्रव का दाब निर्भर करता है। तो कोई बिंदु है उसके ऊपर द्रव का जो दाब है वो किस पे निर्भर करता है। भी तो द्रव का दाब है वो द्रव के घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। भी द्रव का जो घनत्व है उसके ऊपर निर्भर करता है। आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है विद्युत धारा का प्रवाह है। विद्युत धारा का प्रवाह है तो आपको पता है भी विद्युत धारा का प्रवाह है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा का प्रवाह कहलाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉनों का जिस दिशा में प्रवाह होता है उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। भी ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह ही विद्युत धारा का प्रवाह कहलाता है। मांसपेशियों का वह भाग संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, क्या कहलाता है, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इसे एक्टिन बोलते हैं। भी मांसपेशियों का वह भाग है जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, तो वो आपका एक्टिन प्रोटीन हो जाएगा। भी एक्टिन प्रोटीन है वो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है सूर्य के पानी में सूर्य के प्रकाश के अभाव में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। भी कवक है, शैवाल है आपका वो होता है स्वपोषी। शैवाल क्या होता है भी आपका स्वपोषी होता है। और कवक है ना ये आपका यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। और ये आपके विषमपोषी होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। ठीक है, शैवाल है वो स्वपोषी होते हैं, यानी ये खुद अपना भोजन बनाते हैं। कवक है वो दूसरों पे आश्रित होते हैं। तो ये सूर्य के अभाव की, इसको सूर्य की जरूरत ही नहीं है। भी तो कवक इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सूर्य के अभाव में पानी में उगते हैं। भी आगे देखो भी सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं वो कौन करते हैं, तो वो शैवाल ही करते हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। आगे है मानव हृदय की सामान्यतः धड़कन औसतन प्रति मिनट कितनी होती है, तो मानव का जो हृदय है वो औसत 60 से 100 लगभग है वो 72 बार माना जाता है। भी तो 60 से 100 बार हो जाएगा भी इसमें। ठीक है, तो 72 है वो इसी के करीब है, 60 और 100 के करीब है। तो सामान्यतः हृदय धड़कन है वो कितनी हो जाएगी, 60 से 100 बार हो जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट, वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियम पारित किया गया था, तो वो आपका राइट आंसर होगा 1878 के अंदर है वो आपका देसी प्रेस अधिनियम। देसी प्रेस अधिनियम है वो लागू किया गया था। सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसे अपन क्या बोलते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है। भी तो केरल के वर्तमान राज्यपाल है वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर बताइएगा भी ऑप्शन के आधार पर। तो आपका आरिफ मोहम्मद खान हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए पिंक फोर्स की शुरुआत किसने की है, तो वो गोवा ने की है। भी पिंक फोर्स की शुरुआत है वो गोवा ने की है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भी जब 125 इंटू 139 इंटू 145 इंटू 160 इंटू 175 को 25 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। अब देखो भी यहां से अपन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। भी 125 है और 125 को मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 25 से कम 25 और 25 5 जाए 125, इसका मतलब शेषफल यहां पे 0 बचेगा। अब देखो भी सारे के सारे मल्टीप्लाई में है, यहां पे 0 शेषफल बचा। अब 139 में फिर मैं 25 का भाग दूंगा तो कितना भी आगे शेषफल क्यों ना बच जाए,
क्योंकि ये देखो ये आपका यहां पे सेंसफुल 0 हो गया और सारे के सारे मल्टीप्लाई में तो मान क्या आएगा 0 ही आएगा, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा अभी। ठीक है, ताश की गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, निकाले गए कार्ड के काले रंग होने की प्रायिकता बताओ। तो देखो भी ताश की गड्डी के अंदर कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें से 26 है वो तो लाल होते हैं भी, आपका ईंट और पान, ईंट और पान यानी 13 पत्ते होते हैं भी, ईंट के 13 और पान के भी 13, तो ये आपके लाल रंग के होते हैं। और उसके बाद में 26 ही आपके क्या होते हैं, 26 ही काले होते हैं, हुक्म और चिड़ी के काले होते हैं भी। ठीक है, तो इसके अंदर यानी टोटल आपके पास में 52 पत्ते हैं, 52 में से इसने क्या बोला भी काले रंग आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे काले पत्ते कितने हैं, 26 संभावनाएं बन रही भी, तो आ जाएगा 26/52, तो आपका राइट आंसर होगा 1/2, तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया है भी दो संख्याओं का योग 8 है और अंतर 4 है, उनमें से एक संख्या क्या है। तो देखो भी आप जोड़ करके आधा करोगे भी, दो संख्या मैंने x और y मान ली, x प्लस y का जो योग आपको दे रखा है वो तो 8 दे दिया, और दोनों का अंतर है वो आपने कितना दे दिया 4, तो ये इस प्रकार से बनता है क्वेश्चन भी, एक बार जोड़ करके आधा कर दो और एक बार घटा करके आधा कर दो। जोड़ करके आधा करोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी और घटा करके आधा कर दोगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। 8 और 4 12, और 12 का आप आधा करोगे तो आपके पास में 6 आ जाएगा भी, और 8 में से 4 गया 4, और 4 का आधा करोगे तो आपके पास में 2 आ जाएगा। तो यहां पे कौन सा है, 6 और 2 में से 2, 6 ऑप्शन में है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, लॉग वाला क्वेश्चन है, तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं लॉग का, मैं बता देता हूं यहाँ पे, लॉग m आधार पे n है, m आधार पे n है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है log n बटा log m, ये फॉर्मूला होता है भी लॉग का। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आपको क्वेश्चन दे रखा है b आधार पे, c आधार पे, a आधार पे, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं log a बटा log b गुणा में है log b बटा log c गुणा में ये आपके पास बन जाएगा log c बटा log a, log a से log a कटेगा, log c से log c कटेगा, log b से log b कटेगा, रिजल्ट फाइनली 1 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी इसके अंदर देखो भी 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है भी त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक सरल रेखा AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। यदि AB बराबर 2AD है तो आपको बात बताना है भी DE अनुपात BC कितना होगा, ये आपको बताना है। एक मैं यहाँ पे त्रिभुज बना रहा हूं भी, और इस त्रिभुज के हिसाब से अपन करेंगे। अब ये है आपका A, ये है B और ये है C। अब BC के समांतर है वो यहां से एक रेखा है जो कि नाम इसका है D और E के ऊपर काटते हैं, तो ये D और ये E हो गया। अब इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है भी AB है ना, ये पूरा AB है वो आपका 2AD है भी, 2AD है, यानी ये हो जाएगा आपका AB बराबर हो जाएगा 2AD। अब इसमें देखो भी दो समरूप त्रिभुज हैं, कौन कौन से सर जी, दो समरूप त्रिभुज हो जाएंगे भी, एक तो आपका हो जाएगा त्रिभुज ADE छोटे वाला, ठीक है, और एक आपका त्रिभुज हो जाएगा कौन सा, बड़े वाला AB और C, ये दो त्रिभुज है। अब यहां से आपके पास में AB बराबर क्या है 2AD है, 2AD है। अब यहां से अगर मैं इसको मान लूं भी AB को मैं अगर 1 मान लूं, AB का मान अगर मैं 1 मान लूं, तो अगर मैं AD को दूसरी साइड में भेज दूं, यहां पे गुणा में है, इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा भी, तो इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा AB बटा AD बराबर में क्या आ जाएगा 2, और 2 के नीचे 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास में क्या बन गया, ये आपके पास में रेशियो आ गया। अभी AB का मान 2 है, इस पूरी AB का मान कितना है 2 है, और उसमें AD का मान कितना है 1 है। तो ये अगर आपके पास में 2 1 है तो यहां से और यहां तक आपके पास में कितना हो जाएगा, ये पूरा 2 हो जाएगा। यानी अब मैंने आपको यह भी बताया था भी दो समरूप त्रिभुज है, इसमें समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात है ना वो बराबर होता है भी, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होता है। तो ये छोटे त्रिभुज की भुजा इसमें 1 आ रही है, अनुपात 1 आ रहा है, और बड़े त्रिभुज की भुजा का जो अनुपात है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब यहां पे ये क्या होगा, इसने पूछा है
DE यानी ये भुजा DE छोटा त्रिभुज की भुजा है और ये आपके पास में BC की भुजा है। अब ये कितनी हो जाएगी फिर 2 और ये कितनी हो जाएगी 1। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपके पास में 2 है तो ये आपके पास में कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो मान क्या आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे वक्तव्य आपको दे रखा है, इसमें भी 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है, यह वक्तव्य है। अब निष्कर्ष क्या निकला, तो श्री गोपाल हड़ताल पर गया, नहीं बता सकते भी। श्री गोपाल हड़ताल में भाग नहीं लिया, नहीं बता सकते भी। 60% के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है इसके बारे में नहीं बता सकते। तो यहां पे या तो वो हड़ताल पे गया है या फिर वो हड़ताल पे नहीं गया। तो यहां पे या की कंडीशन लग जाएगी भी। दोनों में क्या है, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, या तो निष्कर्ष पहला सही है या फिर निष्कर्ष सेकंड सही है। उसके बाद में आगे देखो भी, आगे इसने क्या बोला है भी, नीचे दिए गई श्रृंखला में से ऐसे कितने 6 हैं जो अपने ठीक बाद वाली संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। यानी 6 के बाद वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो ये आपका एक तो ग्रुप ये बन गया भी, 3 से डिवाइड है पूरा पूरा, और उसके बाद में 4 से डिवाइड नहीं होगा भी। उसके बाद में ये आपका 6 है वो 2 से डिवाइड है भी। 6 आपका 2 से डिवाइड है तो एक ग्रुप ये बन गया। 6 है वो 2 से डिवाइड है तो एक ग्रुप आपका ये बन गया। उसके बाद में 6 8 से डिवाइड नहीं है। 6 है वो आपका 1 से भी डिवाइड है भी। 6 है वो आपका 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर आपके 4 ग्रुप बन रहे हैं भी, ऐसे 4 ग्रुप बन रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अगर एक घड़ी के चेहरे को 3 बराबर भागों में बांटा जाए तो हर भाग के अंकों का योग बराबर हो तो योग क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी आपको पहले तो ये यहां पे सोचना पड़ेगा भी घड़ी के अंदर है वो इनका टोटल योग कितना है वो देखना पड़ेगा। घड़ी के चेहरे को 3 बराबर भागों में बांटना है। तो आपको पता है भी यहाँ पे आपका 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10 और 11 इस प्रकार से इस पे बचते हैं। अब आपको पता है भी 1 से 12 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। तो 1 से 12 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n और n प्लस में 1 और अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 इंटू 13 अपॉन में 2। तो 2 से ये 6 बार कर जाए और 13 छिक्के 78। तो यानी तीनों का योग आपके पास में कितना आ गया, 78 आ गया। यानी पूरी घड़ी के अंकों का योग 78 आ गया। अब इसको 3 पार्टों में डिवाइड करना है तो 78/3 कर दो भी। 78/3 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3 2 6, बच गया कितना 1 18, 3 छिक्के 18। तो आपके पास में कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा भी, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा भी। बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी इस श्रृंखला को देखिए और अगली संख्या बतानी है। इसमें श्रृंखला 2 चल रही है भी, 21 से 21, फिर 21, फिर 21 और फिर आगे 21। लेकिन इससे पहले बताना है तो 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 कितने आ जाएंगे, तो 13 और 2 15 हो जाएंगे भी। 13 और 2 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा भी। तो राइट आंसर क्या होगा 49 में बी हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। तो इसमें +2 करा है भी सभी के अंदर। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें यहां पे यानी m और n, ये देखो m और n है वो एक दर्पण रखा गया है। तो दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको। ये आपका दर्पण यहां पे रखा गया है, यहां पे दर्पण है तो ये इस प्रकार से होगा। तो यानी ये वाला जो पार्ट है वो इसके सीध में यहां पे नीचे आ जाएगा भी, इसी प्रकार इसके सीध में नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक है। दूसरी बात ये है भी यहां से ये बिंदु और ये लाइन है, अब ये इस प्रकार से चेंज होगा तो ये इस प्रकार से आ जाएगा भी, इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसका मतलब ये भी चेंज, ये भी गलत है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं मैं आपको यहां पे। अब ये देखो भी इसमें से आगे यहां पे कौन सी चित्र आकृति आएगी, ऑप्शन के हिसाब से बताना है। देखो भी पहले 2 के अंदर, इन दोनों के अंदर देखो भी क्या रिलेशन बन रहा है भी। पहले 2 बिंदु थे और जिस साइड छायांकित भाग नहीं है, छायांकित भाग उस साइड में चला गया। पहले यहां पे था और इस साइड में आ गया, यानी यहां से इस साइड में आ रहा है और एक बिंदु गायब हो रहा है भी।
ठीक है, उसके नीचे वाला बिंदु। अब देखो भी ये छायांकित भाग है और वो आपका यहां पे छायांकित भाग नहीं है, तो आपका छायांकित भाग यहां पे आ जाएगा भाई। तो यहां पे आपका छायांकित भाग आ जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा सर्कल है और यहां पे ये आपका छायांकित भाग बन जाएगा। और छायांकित भाग के नीचे वाला है वो बिंदु रहता है भी, ये देखो छायांकित भाग के नीचे वाला बिंदु रह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बिंदु आ जाएगा और ये जो बिंदु है वो गायब हो जाएगा भी। तो इस प्रकार से आकृति कौन सी बन रही है, डी बन रही है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा भी 51 के अंदर। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखो भी यहां पे जो आपका धमनी है, जो आपकी धमनी है वो क्या है, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है भी, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और जो शिरा है, जो शिरा है वो क्या करती है, अशुद्ध रक्त का, ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ठीक है, उसके बाद में धमनी और शिरा से भी क्या है, छोटी धमनी और शिरा से भी छोटी आकार की जो यहां पे होती है उसे क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज यानी शिराएं, केशिकाएं, क्या बोला जाता है, केशिकाएं बोला जाता है भी। तो ये क्या है, सबसे छोटी होती है, धमनियों और शिराओं से भी क्या है, छोटी सूक्ष्म नलिकाएं होती है जिसे क्या बोलते हैं, केशिकाएं बोला जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। हाइड्रो का मतलब एक प्रकार से जल हो गया अभी। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स है वो बिना यानी पानी के बिना किंतु वायुमंडल में नमी की मदद से पौधे उगाना। नहीं, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब हो गया अभी आपके पास में पानी, तो पानी के बिना कैसे होगा अभी। हाइड्रोपोनिक्स का हाइड्रो का मतलब पानी होता है, तो ये हो जाएगा फिर मिट्टी के बिना लेकिन पानी में पौधे उगाना भी। हाइड्रो का मतलब पानी होता है एक प्रकार से, तो मिट्टी के बिना और पानी में पौधे उगाना ही क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। आगे है किस बीमारी की रोकथाम सालक वैक्सीन की मदद से की गई थी, तो वो आपका हो जाएगा पोलियो। पोलियो है वो एक क्या है, वायरस जनित बीमारी है, ये वायरस जनित बीमारी है। और ये कौन सा वायरस होता है, इसमें एंट्रोवायरस होता है भी, एंट्रोवायरस या पोलियोमाइलिटिस वायरस होता है जिसकी वजह से वो पोलियो होता है। पोलियो की टीके की खोज किसने की थी भी, जॉन सालक ने की थी। जॉन सालक ने पोलियो की टीके की खोज की थी। और पोलियो की दवा, पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी, सेबिन ने की थी। पोलियो की वैक्सीन की खोज है वो सेबिन ने की थी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा भी, पोलियो जो कि रोकथाम सालक वैक्सीन की मदद से की जाती है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा लिगामेंट द्वारा जुड़े हुए होते हैं। लिगामेंट का मतलब होता है स्नायु, स्नायु हिंदी में इसको स्नायु बोलते हैं, स्नायु को इंग्लिश में लिगामेंट बोलते हैं। और कंडरा होता है उसे टेंडन बोलते हैं, कंडरा है उसे क्या बोला जाता है, टेंडन बोला जाता है। तो स्नायु से सह से स्नायु और सह से समान मैंने आपको बता रखा है भी। तो ये क्या करते हैं, समान को जोड़ते हैं, यानी समान को, यानी अस्थि भी आ सकता है यहाँ पे। अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, अस्थि यानी हड्डी होता है, तो अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, तो आपका स्नायु जोड़ता है। ये देखो अस्थि अस्थि दोनों समान है ना, तो समान को कौन जोड़ेगा, सह से समान और सह से स्नायु। तो यहाँ पे हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट बोल दो या फिर स्नायु बोल दो भी। कंडरा है वो हड्डी को मांसपेशी या फिर मांसपेशी से हड्डी को कौन जोड़ता है, तो ये कंडरा जोड़ता है भी। चीजें समझ में आ गई। किस फाइलम के सभी जंतु समुद्री होते हैं, तो एकाइनोडर्मेटा यानी एक कानी रहते हैं। एकाइनोडर्मेटा के जो जीव है वो क्या है, सारे के सारे समुद्री होते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है वो आपका ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेगिनेला होता है, वैसे तो ये इंग्लिश के अंदर तो नाम बन रहा है शिनेजिनेला, क्या होता है भी। तो यहां पे एक ट्रिक है, ट्रिक ये है भी, ट्रिक क्या है, मोसी सिले इक्सेट तेरी, मोसी सिले एक सीट तेरी। अब देखो भी मोसी से बन जाएगा यहां, मोसी सिले एक सीट तेरी, तो ये हो जाएगा मोसी से बन जाएगा मार्सिलिया और सिले से बन जाएगा सिले जिनेला।
जिनेला या फिर सिने गिनेला बुला दो भी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सीट से बन जाएगा इक्विसिटम, इक्विसिटम। और टेरी से बन जाएगा टेरिडियम, टेरिडियम। ये क्या है भी, ये सारे के सारे आपको टेरिडोफाइटा के टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं भी। तो याद रखना मोसिसिले इक्सिट्री, मार्सिलिया, सिनेंजिनेला, इक्विसिटम और टेरिडियम, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइटा हो जाएगा। और सेवाल है वो किस में आता है, थेलोफाइटा में आता है भी, थेलोफाइटा के अंदर आता है। और आवर्त बीजी है वो आपका आवर्त बीजी के अंदर आता है। अभी आवर्त बीजी एक होता है अनावर्त बीजी। आवर्त बीजी है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे एंजियोस्पर्म बोलते हैं भी। आवर्त बीजी को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और अनावर्त बीजी को क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोला जाता है भी। चीजें समझ में आ गई। अब इसके अंदर है आवर्त बीजी के अंदर वो सीड कोट पाया जाता है जिसके कारण फल बनता है भी आवर्त बीजी में। और अनावर्त बीजी होता है जिसके कारण सीड कोट नहीं पाया जाता, जिसके कारण है वो इसके अंदर है वो फल नहीं बनता भी। वन अनुसंधान संस्था कहां पे है, तो ये देहरादून के अंदर है, सी ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिराओ नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है भी। तो चिराओ नृत्य है ना वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिंजोरम का है भी। मिंजोरम का एक नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो सुकुमार सेन थे भी। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, सुकुमार सेन, डी ऑप्शन हो जाएगा भी। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक बढ़िया सा एप्लीकेशन के ऊपर ऑफर लेके आया हूं भी आप सभी के लिए। ऑफर ये है भी, हमने एक एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है भी। उस एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन के अंदर है वो आपको क्या क्या चीजें मिलेगी वो आप सुनिएगा। अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी भी। और टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। और जितने भी टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और यूट्यूब पे जितनी भी क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये मात्र और मात्र आपको 99 यानी 99 रुपए के अंदर मिल रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे 12 महीने के लिए। इसकी वैलिडिटी है वो क्या रहेगी, 12 महीने की रहेगी भी। ठीक है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इसका लाभ उठा सकता है भी, बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है भी। अब देखो भी यहां पे 61 नंबर क्वेश्चन है, थीटा का मान 30 डिग्री दे रखा है और 2 cos 2 थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। आपको पता है कि 2 cos 2 थीटा है तो यानी 30 डिग्री थीटा का मान है, तो 2 थीटा दुगना है तो यानी 60 डिग्री हो जाएगा भी। अब देखो भी 60 cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई में है ही और 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, 1 आ जाएगा आपके पास में। तो राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 696 लागत वाली वस्तु को 16 सही 2/3% लाभ पे बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, 16 सही 2/3 को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 16 3 48 और 50/3% प्रतिशत का निशान हटाओ, नीचे 100 लगा दो, तो ये हो जाएगा 50 2 100, तो ये हो जाएगा 1/6। 1/6 कहने का मतलब 6 रुपए आपका क्रय मूल्य है। 1 रुपए का लाभ हो गया, बेचेगा कितने में, 7 रुपए में। हमारे अनुसार 6 रुपए क्रय मूल्य है उसका, लेकिन वो बोल रहा है 696 है, तो 6 का मान क्या कर दो, 696 कर दो। 1 का मान क्या हो जाएगा, तो 6 का भाग लग जाएगा, तो 696/6। और आपको क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य कितना है, हमारे अनुसार 7 है, तो 7 का मान ज्ञात कर लो भी। तो ये हो जाएगा 6 कम 6, फिर 6 कम 6 3 और 6 6 36। तो 116 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 4, और उसके बाद में 7 कम 7 और 4 11, 7 कम 7 और 1 8, यानी 812 हो जाएगा भी। तो आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो ये तो आपका वही क्वेश्चन बन गया भी। 1 से 12 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो n प्लस में 1 और ये हो जाएगा 2n प्लस में 1 और अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा 6। ये फॉर्मूला होता है। तो n का मान यहाँ पे 12 है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 13 और इंटू 12 2 24 और 1 25, तो
तो अपॉन में क्या है, अभी 6 है, तो 6 कम 6, 6 दुए 12, 25 दुए 50, 13 5 65, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 650। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने दे रखा भी XYZ कोई कंपनी है, वो पूरे साल के अंदर, या फिर ये बोले भी पूरी टोटल जो उसके पास में पुस्तकें हैं वो 12,462 है, यानी XYZ है वो 2016-17 के अंदर है, वो 12,462 कुल पुस्तकें प्रकाशित करता है। उसका यहां पे विवरण आपको दे रखा है। अब आपको ज्ञात क्या करना है भी, XYZ द्वारा 2016-17 में इतिहास की कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई। तो 100 की वैल्यू आपके पास में, यानी प्रतिशत के अंदर है, तो पूरा सर्कल 100% होता है। 100% बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में, 100% बराबर आ जाएगा 12,462। तो 1% का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 124। 1% बराबर 124.262, ये मान आ जाएगा। अब आपको ज्ञात करना है इतिहास यानी 15% का मान, तो 124.62 इंटू 15, तो 15 से गुणा कर दो, 15 2 30 3 और 15 सिक्के 15 चौके 60, 15 5 75 और 15 सिक्के 90। 90 और 3 कितने हो जाएंगे भी 93, ये आ जाएगा 9, और 60 और 6 69 यानी 6, और 15 2 30, 30 और 6 36, 3 15 कम 15 और 3 18, तो लगभग में आपके पास में 2 के बाद में दशमलव लगेगा, तो ये आ जाएगा 1869, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, अब इसने बोला है बी, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समावर्त्य 90 है और महत्तम समावर्त्य 9 है। आपको पता है भी फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या किसके बराबर होता है, पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ में गुणनफल है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहां पे दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल आ जाएगा आपके पास में। तो 90 आपके पास में एलसीएम है और 9 एचसीएफ है, तो 9 में 81 बराबर में 810 आ जाएगा भाई, 810 राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो फिल इन द ब्लैंक करना है भी आपको। यहां पे देखो भी डबल पी आ रहा है, यहां पे डबल पी, यहां पे डबल पी, यहां पे भी डबल पी आ रहा है, यहां पे भी क्या है डबल पी आ रहा है। तो इसका अगर अपन बात करें भी ये भी हो सकता है भी डबल पी डबल क्यू डबल पी डबल क्यू, ठीक है। तो यहां से अपन इसको करें तो डबल क्यू यहां पे क्यू आ जाए, ठीक है। तो डबल ये पी आ गया, फिर डबल क्यू डबल पी, फिर यहां पे डबल क्यू डबल पी और फिर डबल क्यू डबल पी और यहां पे फिर डबल क्यू नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये बात तो नहीं हो सकती, ये बात तो अपनी नहीं बनेगी। उसके बाद में ये बात इस प्रकार से बनेगी फिर ट्रिपल पी क्यू, फिर ट्रिपल पी क्यू, फिर ट्रिपल पी और आपका यहां पे आ जाएगा क्यू। तो आपके पास में मान आ जाएगा 3 बार, तो आपका पी आ गया और फिर आ गया क्यू, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। तो इसका एक बनेगा, कौन सा ग्रुप बनेगा, ट्रिपल पी और क्यू का बनेगा भाई, ट्रिपल पी क्यू इस प्रकार से। अब देखो भी इसने लिखा है DEIR, इसको क्या लिखा है इसने लिखा है FGRI, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहां से आपके पास में क्या कर दिया, +2 कर दिया भी, 4 2 6 और 5 और 2 7, और इसका क्या करवा दिया इसने, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया भी, क्रॉस है यहां पे क्रॉसिंग करवा दी। इसी प्रकार से इसमें देखें तो आपके पास में आ जाएगा HIMN, और इसमें +2 करेगा तो 8 और 2 10 जे आ जाएगा, इसमें +2 करेगा तो 9 और 2 11 के आ जाएगा, और इनका क्रॉसिंग करवा दो भी तो N और M आ जाएगा भी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, JKNM, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भी, JKNM। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अभी इसमें दे रखा है भी ABCD और E और F यानी 6 कैंडिडेट है, एक वर्ताकार कंडीशन में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं भी। अब यहां पे 6 कंडीशन बना लो भी, 6 शीट बना लो। अब ये हो जाएगा आपके पास में 4 और 2 6। आगे इसने क्या बोला है, A और D एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, और D है ना वो A के बाईं ओर बैठा है भी। तो A को मैं यहां पे रख दूं तो A का बायां कौन सा होगा, ये ऊपर वाला, यानी D आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने बोला भी B D के दाईं ओर दूसरा बैठा है भी। D का दायां कौन सा होगा, ये होगा पहला, और दूसरा B आपका यहां पे बैठा है। B D के दाईं ओर दूसरा बैठा है, और
ई के बाईं और दूसरा बैठा है भी, तो ई को मैं यहां पे बिठा दूं तो ई का बायां ये होगा, तो पहला और दूसरा बी बैठा है। आगे इसने क्या बोला, आगे इसने बोला भी एफ सी के बाईं ओर बैठा है भी, एफ है ना वो सी के बाईं ओर बैठा है, तो मैं सी को यहां पे बिठा दूं तो सी के एफ है वो इस साइड में बैठा है, बाईं ओर बैठा है, इसने पहला दूसरा नहीं दे रखा तो एफ आपका यहां पे आ जाएगा भी। आगे इसने क्या बोला है, व्यक्तियों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठा, बी और सी, देखो भी ये आपका बी है और ये आपका सी है, यही एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा। बाकी ए और बी देख लो भी, ये देखो ए और बी दोनों बगल में बैठे हैं, ई और एफ देख लो दोनों बगल में बैठे हैं, और ए और डी ये देख लो दोनों बगल में बैठे हैं, तो इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, जिस प्रकार से 19 है ना वो 400 के साथ में कोई ना कोई रिलेशन बना रहा है भी, उसी प्रकार से आपको बताना भी 6 किसके साथ में रिलेशन बनाएगा। 19 में मैंने 1 प्लस कर दिया तो यानी 20, और 20 का मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। इसी प्रकार से 6 में 1 प्लस करूंगा 7, और 7 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 49, 49, कितना आएगा भाई 49 आपका राइट आंसर होगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया भी 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिवस होंगे, दोनों दिवस शामिल है इसमें, इन 26 भी शामिल है और 15 भी शामिल है, दोनों शामिल है। तो देखो भी जनवरी कितने का होता है, 31 का होता है, जनवरी है वो आपका 31 का होता है, तो यहां पे आपके पास में कितना कितना बचेगा अभी, तो 26 जनवरी दोनों दिवस शामिल है, 26 जनवरी 2008 को और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिवस शामिल, कितने दिवस होंगे, तो ये हो जाएगा 26 और 5 कितने होते हैं, 31 होते हैं, 26 और 5 से 31 होते हैं, तो ये आपके पास में बचेगा 5। लेकिन इसने दोनों दिवस शामिल बता रखे हैं, 26 भी शामिल है और 15 भी शामिल है, तो आपका कितना बचेगा फिर 6 बच जाएगा भी। जनवरी 31 का होता है, प्लस में फरवरी है वो आपका 28 का होगा या फिर 29 का, 29 का होगा, अभी 29 दिनों का होगा। क्यों होगा सर जी, क्योंकि 2008 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी है वो 29 की होती है। प्लस में मार्च 31 का होता है, अप्रैल है वो आपका 30 का होता है, और मई है वो आपका 15 तक जाना ही है। तो इसके अंदर 5 और एक 6, 6 और 9 15, 15 और 6 कितने हो जाएंगे, 15 और 6 21, बच गया कितना 2। उसके बाद में 1 और 1 3 कितने हो जाएंगे 4, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 4 और 3 7, 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, 9 और 2 कितने हो जाएंगे भी 11। तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा इसका 111 आ जाएगा अभी। 70 नंबर में मान आपका कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर का पहला ही ऑप्शन। चीजें समझ में आ गई क्या। आगे देखो भी, अब इसके अंदर आपको त्रिकोण मौजूद कितने यानी त्रिभुज बताने कितने होंगे। तो देखो भी एक जैसे यहां पे कोई मैं वर्ग बना रहा हूं या फिर आयत जो भी है, इसके अंदर इस प्रकार से आपको कुछ भी दिया हुआ मिले तो इसकी काउंटिंग कर लो 1 2 3 और 4, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो इसमें 4 का दुगुना कर दो भी 8 होंगे। अगर इसमें मैंने इस प्रकार से किया होता भी कुछ भी कितने भी डब्बे बना दो इसके अंदर त्रिभुज इस प्रकार से और मैंने इस प्रकार से और इस प्रकार से, तो भाई तो सभी काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 का दुगुना कर दो 16, इसमें 16 त्रिभुज होते। तो देखो भी यहां पे आपके 8 त्रिभुज ये है, 8 त्रिभुज आपके ये हो जाएंगे, 8 त्रिभुज आपके ये हो जाएंगे, 8 त्रिभुज आपके ये हो जाएंगे और 8 ही त्रिभुज आपके ये हो जाएंगे। कितने हो गए 8 5 40, तो 40 त्रिभुज तो आपके ये बन गए। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कोई भी दो वर्ग आपस में जुड़ते हैं, जैसा कि यहां पे ये वर्ग जुड़ रहा है, दो वर्ग जुड़ रहे हैं, तो आपका एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज है वो आपका ये बन गया। तो कोई भी दो वर्ग आपस में जुड़ेंगे तो दो त्रिभुज का निर्माण करेंगे भी। तो इसमें यानी दो त्रिभुज यहां पे, दो त्रिभुज है वो आपका यहां पे और दो त्रिभुज आपके यहां पे और दो त्रिभुज आपके यहां पे, तो टोटल कितने हो गए, टोटल आपके पास में 2 2 4 2 6 और 2 8, टोटल 8 हो गए। ठीक है, उसके बाद में देखो भी ये बाहर वाला है ना, ये बाहर वाला काउंट नहीं हुआ, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया और एक ये आपका पूरा हो गया, तो टोटल 3 हो गए इसमें बाहर, तो प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 48 और 3 51। लेकिन ऑप्शन इसमें 51 ही है, अगर और देखोगे ना तो और भी ज्यादा बन रहे हैं अभी इसके अंदर त्रिभुज 51 से भी ज्यादा बन रहे हैं। ऑप्शन आपके पास में 51 है, तो यहां पे 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसने बोला है
बी किस तत्वों में पूरी तरह से दो इलेक्ट्रॉनों यानी किस तत्वों में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे दो कोष होंगे। अब देखो भी कार्बन है आपका 6 नंबर पे आता है परमाणु क्रमांक, नियोन है, नियोन आपका कितने नंबर पे आता है भी 10 नंबर पे आता है, आर्गन है वो आपका 18 नंबर पे आता है, मैग्नीशियम है सोडियम मैग्नीशियम यानी 13 नंबर पे आता है। देख लो भी यहाँ पे पहले में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर रहा हूं, पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे पहली कक्षा के अंदर, दूसरी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो दूसरी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरने तो 4 आ जाएंगे, 4 2 6। इसी प्रकार से नियोन का देखो भी, नियोन है वो आपके पास में पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे ऑर्बिट के अंदर वो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 और 2 10 हो गए। आर्गन के अंदर देखो भी पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा के अंदर वो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और तीसरी कक्षा के अंदर फिर 8 आ जाएंगे भी, ठीक है। उसके बाद में मैग्नीशियम में क्या आ जाएंगे, पहले कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा के अंदर है वो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 8 2 3 सोडियम आता है 11, सोडियम मैग्नीशियम सॉरी मैग्नीशियम आपका कितने पे आता है, सोडियम 11 पे आता है, सोडियम मैग्नीशियम ये 12 नंबर पे आएगा भी, मैग्नीशियम 12 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देख लो भी इसने क्या है पूरी तरह से भरे होने चाहिए, तो पूरी तरह से भरे होने चाहिए तो इसमें देखो भी बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो पूरी तरह से भरा हुआ होगा, तो ये पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है। अब उसके बाद में ये भी पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन इनके तीनों कोष पूरी तरह से भरे हुए हैं अभी, आर्गन के तीनों कोष है वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। आर्गन के तीनों कोष भरे हुए क्यों है, क्योंकि ये निष्क्रिय गैस है और ये आपकी 18 नंबर समूह में आता है भी, 18 नंबर ग्रुप के अंदर आती है भी। नियोन है वो भी आपकी एक निष्क्रिय गैस है, इनके भी दो यहाँ पे इनके भी दो आवर्त जो 2 कोष है वो भरे हुए हैं, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा भी। मैग्नीशियम के 2 कोष तो पूरे भरे हुए हैं, लेकिन तीसरा के अंदर है, तीसरा पूरा भरा हुआ नहीं है भाई इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला भी 2 कोष पूरे भरे हुए होने चाहिए, तो आपका नियोन 72 नंबर में आपका बी हो जाएगा भाई। नियोन एक अक्रिय गैस है जो कि 18 नंबर ग्रुप में आती है, और 18 नंबर ग्रुप का मैंने आपको बता रखा है भी किस तरीके से आप याद रखोगे इसको। हे नेता और करोड़पति सब जीवित रहे, हे से हो जाएगा हीलियम, नेता से बन जाएगा नियोन, और से बन जाएगा आर्गन, और हे नेता और करोड़पति, करोड़ से बन जाएगा क्रिप्टॉन, इस प्रकार से जीनोन जीवित रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमता है जिसमें होती है, जिसमें क्या होती है, जिसमें स्थिर ऊर्जा होती है भी। यानी परमाणु के बारे में सबसे पहले यहां पे डाल्टन ने बताया था, फिर परमाणु में आवेश की बात है वो किसने की थी भी, तो परमाणु के अंदर है वो आवेश की बात सबसे पहले बताई थी थॉमसन ने बताया था भी, थॉमसन बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो उन्होंने है वो सबसे पहले आवेश के बारे में बताया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे रदरफोर्ड आ जाते हैं 1911 में, तो उन्होंने आपको बताया था भी परमाणु के अंदर है वो एक प्रकार से स्वर्णपत्री प्रयोग किया था भी, लेकिन वो स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए। उसके बाद में नील्स बोर भाई साहब आते हैं और नील्स बोर ने परमाणु के स्थायित्व के बारे में बताया था भी, ठीक है। तो परमाणु के स्थायित्व के बारे में बताया था, और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से स्थिर रहते हैं उसके बारे में बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो एक वर्तीय गति करते हैं, और वर्तीय गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 बल कार्य करते हैं, एक तो अपकेंद्रीय बल और एक अभिकेंद्रीय बल। तो इलेक्ट्रॉन न तो अंदर जा पाता और न ही बाहर जा पाता, तो इस प्रकार से वहां पे जो आपका बल है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और बल 0 हो जाता है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि W बराबर क्या होता है, FD होता है। W बराबर FD होता है, तो यहाँ पे किया हुआ कार्य वो 0 हो जाएगा, किया हुआ कार्य 0 हो जाएगा, तो आपकी जो शक्ति है, आपकी जो एनर्जी, आपकी जो ऊर्जा है वो शून्य खर्च होगी भी। तो इसका मतलब है स्थिर ऊर्जा के साथ में वो कक्षाओं में घूमते हैं भी। आगे देखो भी सजातीय श्रेणी के सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण क्या होते हैं भी, तो वो समान होते हैं भी, रासायनिक गुण है वो समान होते हैं। ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है भी, ठीक है। तो सजातीय श्रेणियों के सदस्यों के रासायनिक गुण है वो भी समान होते हैं। जिस प्रकार से सजातीय श्रेणी ले लो आप, जैसे यहाँ पे उनका आणविक द्रव्यमान है ना, बीच का अंतर है वो भी समान रहता है भी। जैसे CH4 मैं एल्केन ले रहा हूँ, C2H6 और C3H8 C4H10, तो ये देख लो भी इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 1 कार्बन का, और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 है, तो 2 हाइड्रोजन का। इन दोनों के बीच में 3 कार्बन और 2 कार्बन, 1 कार्बन का अंतर, और 8 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का अंतर, यानी CH2 का ही अंतर मिलेगा। आणविक द्रव्यमान का अगर मैं बात करूं तो कितने की, तो 14 का अंतर मिल जाएगा आणविक द्रव्यमान का, यानी CH2 का आणविक द्रव्यमान 14 ही होता है भी। ये भी आपका ग्रुप D 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है।
कणों की व्यवस्था में मामलों में सर्वाधिक व्यवस्थित होती है। तो कणों की व्यवस्था में मामले में सर्वाधिक व्यवस्थित कण कहां पे होते हैं, कहां पे मिलेंगे भी आपको कण सबसे ज्यादा व्यवस्थित तरीके से? तो वो ठोस के अंदर मिलेंगे भी, ठोस, प्लाज्मा, गैस और द्रव। तो प्लाज्मा के अंदर तो बहुत दूर दूर मिलेंगे भी, कोई व्यवस्थित क्रम नहीं होगा। गैस के अंदर फिर भी कोई व्यवस्थित क्रम नहीं होगा। द्रव के अंदर फिर भी थोड़ा सा व्यवस्थित क्रम होता है कणों का, लेकिन ठोस के अंदर तो एकदम सर्वाधिक व्यवस्थित कण व्यवस्थित रूप में मिलेंगे। आगे देखो भी, संक्रमण धातुएं अक्षर के कारण अनुचुंबकीय होती है भी। अब संक्रमण धातुएं किस में आती है भी? डी ब्लॉक में। मैंने आपको आवर्त सारणी को बताया था भी, 4 पार्टों में डिवाइड करना है आवर्त सारणी को, SPDF, SPDF। तो डी ब्लॉक है वो आपका, उसमें संक्रमण धातुएं आती है भी, संक्रमण धातुएं आती है। और कौन सा वर्ग आता है? तो 3 से लेकर के 12, 3 से लेकर के 12 जो वर्ग है वो सारे के सारे आपके डी ब्लॉक के अंदर आते हैं, और उनमें सारे के सारे धातुएं वो क्या है? संक्रमण धातुएं हैं। तो इसमें क्या होता है भी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण है वो ये क्या होता है आपका? अनुचुंबकीय होता है भी। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आघातवर्धनीयता या फिर तन्यता, तन्यता का मतलब होता है तार के रूप में खींचना, तार के रूप में खींचना। और आघातवर्धनीयता का मतलब होता है एक प्रकार से पतली चादर के रूप में, क्या? चादर के रूप में बनाना इसको, वो होता है आघातवर्धनीयता। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो बाहरी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं भी, ठीक है, जो किसी के साथ एक प्रकार से साझेदारी से होते हैं या फिर साझेदारी करने के लिए होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं भी यहां पे आपका, अगर जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में क्या आएगा आपका भी? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आएगा। अब एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम में पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये आपके 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है भी, और इसी के कारण है वो ये क्या है? अनुचुंबकीय होता है भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, ये बढ़िया क्वेश्चन है भी। 3 तत्व दे रखे हैं आपको, एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे रखे हैं, 2 8 2 2 8 2 और 2 8 8। तो जेड बताना है, ये आपका एक्स का है, ये आपका वाई का है और ये आपका जेड का है। तो जेड बताना भी क्या है? तो आपको पता है भी 2, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑर्बिट में फिर 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया होगा भी ये किस तत्व की बात कर रहा है। तो 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 पे कौन आता है? आर्गन आता है, यानी आर्गन एक अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस है वो 18 नंबर तत्वों में आते हुए, अक्रिय गैस है वो आपकी 18 नंबर तत्वों के अंदर आता है भी। तो इसे क्या बोलेंगे? आपका अक्रिय गैस के अंतर्गत आ जाएगा भी। ये आपका क्या है? अक्रिय गैस है, जो कि 18 नंबर वर्ग के अंतर्गत आता है भी, 18 नंबर वर्ग के अंतर्गत, जो कि निष्क्रिय होती है, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे अनुसूचित पेमेंट्स बैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई ने मंजूरी मिली है? आरबीआई से मंजूरी मिली है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यानी बी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो वो आपका जैव विविधता दिवस है वो वलासिया है, ये जैव विविधता स्थल है वो भारत में मौजूद नहीं है भी, ठीक है। तो आपका वलासिया इसमें राइट आंसर हो जाएगा भी। बाकी इसमें आप ये भी देख सकते हैं भी, बाहरी ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है? इसका अष्टक पूर्ण है, इसका अष्टक पूर्ण है तो इसने क्या है? स्थायित्व ग्रहण कर लिया भी, स्थायित्व ग्रहण कर लिया। और स्थायित्व जो भी ग्रहण करता है वो कौन से ग्रुप के अंदर चला जाता है? तो 18 नंबर ग्रुप के अंदर चला जाता है, और 18 नंबर ग्रुप के अंदर अक्रिय गैस से भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? 80 नंबर में आपका राइट आंसर होगा GAV रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अब इसके अंदर आपको पूछा गया है यहां पे भी, राज्य टी और राज्य पी में स्नातकों की संख्या का अनुपात बताना है। राज्य टी आपका ये है और राज्य पी आपका ये है। तो पहले टी है तो 45 और उसके बाद में पी है तो 25। तो ये 5 से काट दो, 5 5 25 और 5 नीम 45, तो 9:5 आ जाएगा भी, 9:5। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर है तथा उनकी परछाई की लंबाई है वो 2 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। ये देखो भी, ये ऊर्ध्वाधर आपको 2√3
इसकी ऊंचाई दे रखी है और परछाई की जो लंबाई है वो कितनी, 2 मीटर है। आपको क्या ज्ञात करना है, इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी ये कोण ज्ञात कर लो भी आप। अब ये कोण ज्ञात करोगे तो यहाँ पे tan के अंदर लंब और आधार यानी LAL लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, तो लंब बटे आधार में रिलेशन किस में होता है, tan में होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2√3 और अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो भी। √3 मान किसका होता है, tan की टर्म में √3 मान किसका होता है, tan 60 का मान होता है, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया आपको भी यदि 2 की पावर m बराबर 512 है तो यहाँ पे m का मान ज्ञात करना है। m का मान ज्ञात करना है तो इसको यहां पे कर दें भी, इसको यहां पे कर दें 83 नंबर क्वेश्चन को। अब इसको देखो भी 2 की पावर m है, 2 की पावर क्या है भी m है और इसकी पावर क्या है m है। 512 को क्या लिख सकता हूं, 512 8 की क्यूब होती है भी, तो मैं 2 की पावर 3 तो 8 हो गया और 8 की क्यूब है वो 3, 8 की क्यूब है वो 512 होती है भी। तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा m इंटू एम, तो क्या हो जाएगा m का स्क्वायर, m इंटू एम का स्क्वायर। आधार समान होने पर घाते भी आप समान कर दो भी, आधार बराबर है तो घाते भी बराबर कर दो। तो m का m के साथ में गुणा करवाऊंगा तो m स्क्वायर बराबर में 3 का 3 के साथ में गुणा करवाऊंगा तो 9, तो m बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा 3। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी a प्लस बी बराबर 6, ab बराबर 5 और आपको बताना है a माइनस बी का मान बताना है भी। तो इसमें देखो भी a प्लस बी का मान आपको दे रखा है, तो यहां पे मैं दोनों और क्या कर देता हूं भी, घन कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं। तो a प्लस बी का स्क्वायर ओपन होगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab और बराबर में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भी 36 हो जाएगा। अब देखो भी ab का मान आपको 5 दे रखा है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये 5 2 10 और ये प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर में 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 36 में से 10 जाएगा तो आपके पास में 26 बचेगा भी, यानी a प्लस बी बराबर में आपके पास में 26 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं भी बराबर आपके पास में क्या आ गया 26 आ गया। अब देखो भी a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब अगर मैं इसमें 2ab जोड़ दूं और 2ab ही इसमें क्या कर दूं, मैं घटा दूं, तो मान तो बराबर ही हो गया। अभी 2ab मैंने इसमें जोड़ दिया और 2ab इसमें से घटा दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा भी, 2 घटा दिया 2 जोड़ दिया, लेकिन हमारा काम यहां से निकल जाएगा। कैसे सर जी, देखो ab का मान आपके पास में कितना है, अब आपको माइनस बनाना है, आपको माइनस बनाना। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा भी a माइनस बी कब होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कब होता है, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। अब मैं माइनस को तो यहीं पे रखता हूं इसको, लेकिन 2ab है, इसको बराबर से दूसरी साइड में भेज दूं तो ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन ab का मान यहाँ पे कितना है, ab का मान 5 है, तो 5 2 10 यानी इसका मान 10 हो जाएगा और ये प्लस का बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास में ये क्या बनेगा, ये बनेगा a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में ये क्या बनेगा, 10 इधर गया तो आपके पास में 16 बन गया। यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा अभी, तो a माइनस बी का मान आपके पास में कितना आ गया 4, a माइनस बी का मान 4 आ गया। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी यदि एक वर्ताकार दौड़ पथ की बाहरी और भीतरी परिधियां क्रमशः 68 और 24 मीटर है तो उसके पथ की चौड़ाई क्या होगी, आपको ज्ञात करना है। तो यहां पे देखो भी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर बराबर में 68 है, तो इसके अंदर है वो आपके पास में आर का मान कितना आ जाएगा, तो आर का मान आपके पास में आ जाएगा 68 बट्टे ये आ जाएगा 2 इंटू 22 और अपॉन में 7 है तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। अभी दूसरी कंडीशन में यही प्रोसेस होगी, दूसरी कंडीशन में भी आर बराबर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन में 2 इंटू 22 बटा 7, तो ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा। अभी अब देखो भी 2 से ये 12 बार कट गया और ये 2 से आपका कितनी बार कट गया, तो ये 2 से आपका कट जाएगा 2 3 6 और 2 चौके 8 34 बार कट गया। अभी
यानी ये आपकी बड़ी त्रिज्या है, ये आपकी बड़ी त्रिज्या और ये आपकी छोटी त्रिज्या है। जो त्रिज्या बड़ी होगी उसकी परिधि बड़ी होगी और जो त्रिज्या छोटी होगी उसकी परिधि छोटी होगी। तो यहां पे आपके पास में दोनों का अंतर निकालो भी इस प्रकार से कोई ट्रैक है, ये छोटा ट्रैक है और ये इसके चारों ओर बड़े वाला ट्रैक है, इन दोनों की दूरी ज्ञात करनी है। तो यानी आपके पास में त्रिज्याएं हो, आपके पास में अगर त्रिज्याएं हो तो आप इनकी जो ट्रैक की चौड़ाई है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से आप है वो क्या करोगे भी, ये आ जाएगा 34 7 कितना हो जाएगा 7 चौके 28 बच गया 2 21 और 2 कितने हो जाएंगे 38 यानी 238/22 माइनस में 12 7 84/22। अब देखो भी 22 इसका एलसीएम आ गया, बच गया कितना, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा और यहां पे आपके पास में मान आ गया ये 23 में से 8 जाएगा तो 15 बचेगा भी। तो 22 से कम 22 और 22 7 कितना हो जाएगा 154। तो आपके पास में बीच की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, इससे ट्रैक की चौड़ाई कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, जो कि 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अब इसको अल्फाबेट के हिसाब से सेट करना है भी, अल्फाबेट के हिसाब से सेट करना, तो सभी के अंदर BAN सभी के अंदर आ रहा है, सभी में कॉमन है BAN, ठीक है। उसके बाद में देखो भी यहाँ पे BAN के बाद में देखो यहाँ पे Q आ रहा है, यहाँ पे G आ रहा है, यहाँ पे T आ रहा है, यहाँ पे आपका G आ रहा है और यहाँ पे D आ रहा है। तो पहले क्या आता है भी, यानी D सब N से T से G से और Q से सभी से पहले D आता है, तो इसका मतलब 1 नंबर पे कौन सा आएगा, तो अल्फाबेट के हिसाब से 3 नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये आपका 1 नंबर पे आ गया। अब देखो भी D के बाद में आपका यहाँ पे G है, यहाँ पे T है और यहाँ पे आपका फिर G है। अब देखो भी N के बाद में G यहाँ पे है और N के बाद में G यहाँ पे है। G के बाद में देखो L यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे A आ रहा है, तो A पहले आता है या फिर L पहले आता है, तो सर जी A पहले आता है, तो इसका मतलब 2 नंबर पे आपका ये आएगा, फिर 3 नंबर पे आपका ये आ जाएगा, फिर 4 नंबर पे देखो भी T, यहाँ पे T है और यहाँ पे Q है, तो T पहले आता है या फिर Q पहले आता है, तो सर जी Q पहले आता है, तो 4 नंबर पे आपका ये आ जाएगा और 5 नंबर पे आपका ये आ जाएगा। तो इसको सेट कर लो भी, तो सबसे पहले 3 आएगा भी, उसके बाद में 5 आएगा, तो 3 के बाद में 5 किस में आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा भी। 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 2, फिर आ जाएगा 1, ये 1 आ जाएगा और फिर आपका 4 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भाई, ठीक है। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। और चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब आपके पास में ये जो आपको बताना भी विषम कौन सा है, इसके अंदर हैन मुर्गी, ये आपका क्या है, पक्षी है, ये आपका पक्षी है। बाकी सारे के सारे है वो जानवर को नाम है भी, बाकी सारे के सारे हैं वो आपके जानवरों के नाम है। तो ये आपका हेन है ना, वो अलग हो जाएगा भाई, ये क्या है, जानवर के नाम है भी, ये आपके जानवर के नाम है, हेन एक पक्षी का नाम हो जाएगा। आगे देखो भी क्या है, ए और बी विवाहित दंपति है। अब सी और डी दोनों भाई है भी, सी और डी भाई हैं, बी सी की बहन है, यानी ए और बी है वो पति पत्नी है भी। तो ये ए और बी इसमें पति पत्नी है, और सी और डी है वो क्या है भी, भाई है, ये दोनों भाई है भी, सी और डी। आगे इसने क्या बोला, बी है ना वो सी की बहन है, ये बी है वो सी की बहन है भी, ये बहन है, ठीक है। और उसके बाद में ये फिर क्या हो जाएगा, ये इसका पतिदेव हो जाएंगे भी, ये इसके पतिदेव हो जाएंगे। अब इसने बोला है भी डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी है ना ये ए से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो ये बहन का पति हो जाएगा भी, डी है, डी से ए किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो बहन का पति, और इसे अपन क्या बोल सकते हैं, साला बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी ए से, तो ए है वो डी का जीजा लगेगा और डी है वो ए का साला लगेगा भी, साला लगेगा। तो यही इसने पूछा है भी डी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो आपका साला यानी राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बोला गया भी कथन दे रखा है भी सरकार ने शहर के सभी निजी कॉलेजों को यह निर्देश दिया कि वे कम से कम अगले 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि न करें। अब
धारणाएं क्या है, तो निजी कॉलेज के अधिकारी शायद सरकार के निर्देशों का पालन न करें क्योंकि वे सरकारी नीतियों पर निर्भर नहीं करते। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सरकार का पालन कौन नहीं करेगा अभी, ठीक है, ये गलत बात है। शहर के निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता फिर भी अधिक शुल्क देने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। ये ऐसा संभव हो सकता है क्या भी आपको बोला जाए भी आपकी फीस कम है और आप फिर भी ये बोलो भी नहीं नहीं सर हम पूरी फीस देंगे, फुल फीस देंगे? हो सकता है ऐसा? कभी नहीं हो सकता अभी, ठीक है। तो इसमें आपका दोनों के दोनों गलत है अभी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है। ये देखो भी यहां से पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है तो 90 मीटर चला दिया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो ये लो दाईं ओर मोड़ दिया और 20 मीटर चला दिया। फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब पुनः दाईं ओर मुड़ता है तो 30 मीटर चला दिया, ये लो 30 मीटर चला दिया। और उत्तर की ओर मुड़कर के 100 मीटर चलता है। अब उत्तर की ओर मुड़ेगा और 100 मीटर चला दिया, तो ये लो 100 मीटर चला दिया भी, ठीक है। अब वह अपनी आरंभिक जगह से कितनी दूर है? तो अपनी आरंभिक जगह से ये दूरी पूछी है इसने, ये दूरी पूछी है। तो देखो भी ये 20 है, तो ये टोटल पूरी कितनी है अभी? 100 है, तो ये 20 होगी, ये 20 है तो ये भी 20 होगी। तो इसका मतलब ऊपर वाली 80 बचेगी और ये टोटल 90 है। ये टोटल क्या है? 90 है। ये पूरी यहां से यहां तक 90 है, ये 30 आ गई, तो इसका मतलब ये इधर वाली 60 बचेगी भी। 60 और 30 90 होते हैं। तो देख लो भी ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400 होता है भी। और 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 3600 होता है, तो ये आपके पास में 60 का स्क्वायर 3600 हो गया। 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 60 का 3600 और 8 का स्क्वायर 64 होता है तो 80 का 6400 हो जाएगा। तो टोटल 10,000 आ जाएगा भाई, टोटल 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 है वो 100 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। इसने बोला है भी लड़कियों की एक कतार में कमला बाएं ओर से 15वें स्थान पर है। कमला है वो बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, राधा दाईं ओर से 7 स्थान पर है, ठीक है। यदि वे दोनों परस्पर स्थान बदल लें तो राधा का दाईं ओर से 15वां स्थान हो जाता है। तो बताओ उस कतार में कुल कितने लड़कियां हैं? अब इसके अंदर देखो भी लड़कियों की एक कतार में कमला बाएं सिरे से 15वें स्थान पर है, राधा दाएं सिरे से 7वें स्थान पर है। दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो राधा दाईं ओर से 15वां स्थान हो जाता है। तो आपको बताना है, तो बताओ इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? देखो भी आपको एक तो कमला दे रखी है और एक आपको राधा का स्थान दे रखा है। तो इसके अंदर जिसका नया स्थान है उसका तो नया स्थान लेना है और जिसका पुराना स्थान है उसका पुराना स्थान लेना है। टोटल कैंडिडेट पूछिए आपको, तो जिसका नया स्थान यानी किसका? राधा का 15वां स्थान दे रखा है, नया स्थान, तो राधा का 15वां स्थान आ गया भी। राधा दाईं ओर से 15वां स्थान हो जाता है और कमला का बाईं ओर से इसका पुराने वाला स्थान ले लो भी और दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 30 और माइनस कर दो 1, तो यहां पे आपका मान कितना आ जाएगा? 29। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं भी? 29 हो जाएंगे इसके अंदर। चीजें समझ में आ गई क्या? तो जिसका नया स्थान है उसका नया स्थान ले लो और जिसका पुराना वाला स्थान है पुराना ले लो, जोड़ करके माइनस कर दो 1, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसके अंदर 29 आ जाएगा। क्योंकि -1 क्यों किया? क्योंकि राधा इसके अंदर 2 बार काउंट हो गई। एक बार तो आपने यहां से बाईं ओर आपने 15वां स्थान लिया और दाईं ओर से 15वां स्थान है, तो राधा 2 बार काउंट होगी। इसको सिंगल बार काउंट करने के लिए हमने -1 किया है। आगे देखो भी एक धातु के 3 ऑक्साइड हैं और प्रत्येक में धातु की मात्रा क्रमशः 76.47%, 61.78% और 51.68% है। तो आंकड़े दर्शाते हैं, ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं भी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आंकड़े है वो गुणित अनुपात का नियम दर्शाते हैं भी। गुणित अनुपात का नियम सर जी क्या होता है? तो मैं आपको एक डेफिनेशन के द्वारा समझाऊं भी। जब कोई भी 2 तत्व एक रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, कोई 2 तत्व है वो रासायनिक संयोग करके क्या करते हैं? एक से अधिक है तत्व बनाते हैं या फिर यौगिक बनाते हैं, ठीक है, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब वो क्या है भी? एक ही तत्वों के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्वों के द्रव्यमान में एक सरल गुणित अनुपात होगा भी। जिस प्रकार से हमारे पास में क्या है भी? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या करते हैं भी? अपना एक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। कौन कौन से बना सकते हैं? एक तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं।
अब इसमें क्या है भी, एक तत्वों का जो द्रव्यमान है वो क्या है, परस्पर समान है। ठीक है, तो यहां पे कार्बन और यहां पे भी कार्बन का समान है। अब कार्बन का कितना है, 12 है, और यहां पे भी कार्बन का जो द्रव्यमान है वो 12 है। लेकिन ऑक्सीजन का यहां पे कितना है द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का यहां पे 16 आ जाएगा भी, और यहां पे ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, तो यहां पे 32 आ जाएगा भी। तो देखो भी कार्बन का तो दोनों का समान है, कार्बन का तो दोनों का समान है, लेकिन यहां पे दोनों यौगिक के अंदर है वो ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं भी सरल गुणित अनुपात है। यानी 16 और 32 को अपन क्या बोल सकते हैं, और सरल कर सकते हैं, तो 1:2 बोल सकते हैं भी, 1:2 बोल सकते हैं। तो इसे ही क्या बोलते हैं, गुणित अनुपात का नियम बोलते हैं भी। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी 1.8 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बताओ। तो आपको पता है भी आवोगाद्रो संख्या के अंदर 1 मोल बराबर क्या होता है, आवोगाद्रो संख्या में 1 मोल बराबर क्या होता है, 6.02 और 3, या फिर 0.2 कर दो, या फिर 0.23 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अनुसार भी है। ठीक है, और इंटू 10 की पावर क्या होता है भी, 23 होता है भी, 10 की पावर, यानी 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु होते हैं भी। अब 1.8 ग्राम है, 1.8 है ग्राम जल के अंदर आपको पूछा गया है। तो जल का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 18 होता है भी। जल क्या होता है, H2O। H2O में हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 है और ऑक्सीजन का 16 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। अब देखो भी इसके अंदर, यानी 1 मोल बराबर में द्रव्यमान कितना है जल का, एक्चुअल के अंदर 18 है, लेकिन इसने दे रखा है भी 1.8। तो 1 ग्राम के अंदर कितने मोल हो जाएंगे, तो 1 ग्राम के अंदर मोल हो जाएंगे आपके पास में 1/18। 1 ग्राम के अंदर कितने मोल हो जाएंगे, 1/18। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, 1.8 ग्राम के अंदर ज्ञात करना है, तो इंटू कर दो 1.8। तो दशमलव हटाओगे तो नीचे 0 लग जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 1 मोल बराबर 1/10 आ जाएंगे। 1 मोल बराबर है वो 1/10 अणु आ जाएंगे। अब आपको 1/10 ज्ञात करना है भी, यानी 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 3 होता है। तो इसका 1/10 ज्ञात करना है, तो 1/10 ज्ञात करोगे तो अपॉन में 10 लग जाएगा भी। तो यहां से आप 1 0 कैंसिल करोगे तो ऊपर से 1 0 कैंसिल होगी, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर है वो 23 है, तो अब 22 हो जाएगी भी। अब कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगी। बिग डेटा के मुख्य घटक कौन कौन से, तो सारे हैं भी। HDFC है वो भी एक बिग डेटा ही रखता है भी। ठीक है, यारन है ये भी एक बिग डेटा रहता है, और मैप रिड्यूस है ये भी एक बहुत सारा डेटा रखता है भी। ठीक है, तो बिग डेटा के मुख्य घटक सारे के सारे उपरोक्त से भी हो जाएंगे इसके अंदर। आगे देखो भी, कम ताप जिसे क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक पर आधारित तकनीकियां जो उपयोग में आती है, यानी कम ताप को ही अपन क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक बोलते हैं भी। कम ताप को ही क्रायोजेनिक बोलते हैं, या फिर क्रायोजेनिक की परिभाषा हो जाएगी भी अत्यंत कम ताप। कोई अत्यंत कम ताप है, उस अत्यंत कम ताप पर कोई अत्यंत कम ताप पर सामग्री और उनके व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कम ताप के ऊपर कौन कौन कार्य करते हैं, तो अंतरिक्ष भ्रमण है वो कम ताप पे होता है, शल्य चिकित्सा है, और चुंबकीय उत्तोलक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ये क्या है, कम ताप पर आधारित तकनीकियां हैं। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता था अभी, तो ये दक्षिण कोरिया ने जीता था। 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता, तो सुशील कुमार ने जीता। सुशील कुमार ने, डी ऑप्शन हो जाएगा। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखो भी, कामाख्या मंदिर कहां पे है, कामाख्या मंदिर है वो आपका गुवाहाटी के अंदर है भी, बी ऑप्शन हो जाएगा भी। फीफा ने किन 3 देशों में फुटबॉल महासंघों को निलंबित कर दिया है, तो वो एक तो हो जाएगा रूस, पाकिस्तान और चाड। रूस है, पाकिस्तान है और चाड, इन 3 देशों के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। तो इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। एक मॉडल पेपर, एक मॉक टेस्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। क्लासें कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और सॉल्यूशन की अगर PDF चाहिए आपको इसकी, तो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा भी।
टारगेट ऐप एप्लीकेशन के अंदर है वो इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप वहां से जाकर के इनकी सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे मैंने आपको इसके अंदर करवा दिया भी बढ़िया तरीके से। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको जरूर बताना है भी आपके 100 नंबर में से कितने नंबर आ रहे हैं, ये कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट ऐप एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा भी, और एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैंने आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।